फ़ोन हैक होता है वो किस तरह से हैक होता है, एक बार अगर आप हमारे व्यूअर्स को भी करके दिखाएं। ये मेरे पास एक लिंक भेजा है शुभम ने यूट्यूब का, ठीक है। तो ये यूट्यूब लिंक मैं अभी एक्सेस करने जा रहा हूँ, देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे यूट्यूब की तरफ ले गया लिंक, हालांकि इस पे खुला कुछ नहीं है। क्या आपके पास मेरा डेटा आ गया? जी, अब आपके मेरे पास आप एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आ चुका है। जैसे कि आप वहाँ बैठे थे तो आपका जो फ़ोटो है, तो ये मेरा अभी का फ़ोटो है जो कह सकते हैं कि आपके पास आ गया जी फ़ोन में। जो मेरे पास आया, आपको पता नहीं चला कि जी कि क्लिक हुआ, फ़ोटो खींची गई है। ये जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं ये कितने तरीके के होते हैं? कोई 5 ऐसी उदाहरण। सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट करके कोई चीज़ होती ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड स्कैम जो होते हैं, ई शॉपिंग, बहुत कॉमन स्कैम है ये, बहुत कॉमन। आजकल एडवांस स्कैम हो रहा है, जैसे कि वॉइस क्लोनिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू स्कैम्स हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेफ फ़ोन कौन सा है अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी के मामले में? एंड्रॉयड में ये इशू है कि आप कोई भी एपीके फाइल इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस वैसे नहीं आने वाले हैं। iOS में आपको ऑटोमेटेड है कि कोई भी आप थर्ड पार्टी ऐप नहीं डाल सकते अनटिल अनलेस आपका फ़ोन जेल ब्रेक नहीं है। कौन सी ऐसी ऐप्स है जो लोगों को अपने फ़ोन में रखनी ही चाहिए अगर उनको साइबर फ्रॉड से बचना है? जो प्ले स्टोर है हमारा, तो वहाँ पे प्ले स्टोर में एक स्कैनिंग ऑप्शन है, जो हमारा जितने हम ऐप्स इंस्टॉल करते हैं वो ओवरऑल स्कैन करता है उस चीज़ को, तो वो एनेबल रखने हैं। कोई एक केस आपकी लाइफ का जिसने आपके भी होश उड़ा दिए हो कि यार ये हो कैसे गया? एक पूरा गांव है जो पूरा यही काम करता है। हमने एक अकाउंट यूज़ किया एक लेडी का, जो बहुत स्मार्ट दिख रही है, अच्छी खासी है, तो हाय हेलो, ये बहुत ही रिक्वेस्ट बेस्ड ही एक्सेप्ट कर लिया। चैट कम्युनिकेशन तो मैंने किया, बट उनको ट्रस्ट गेन करने के लिए वीडियो कॉल पे उसी फ्रेंड ने बात किया। और जब उसने बात किया तो ये तो प्रॉपर सब बात कर रहे हैं, शेयर फ्लैट हो गए एकदम से कि हाँ कोई लड़की अप्रोच कर रही है। इस तरीके से उनके साथ हनी ट्रैप हुआ। हनी ट्रैप होने के बाद हमने उनसे बात किया, तो उसके गांव के आसपास एक टेम्पल है, वहाँ पे आती रहती हूँ मैं, ऐसे करके मैंने बात किया, मिलने कब वाले हो, क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से। और वो एक्चुअली कॉल पे बात भी कर रही थी और इसने भेज दिया। फर्ज कीजिए कि आपका कोई दोस्त व्हाट्सएप पर एक वेबसाइट लिंक भेजे और कहे कि यार एक बंदे के इलाज के लिए डोनेशन कैंपेन चल रहा है, तुम भी कुछ डोनेट कर दो। आप लिंक ओपन करते हैं, लिंक ओपन करते ही पता चलता है कि आपके अकाउंट में जो भी जमा पूंजी थी वो गायब हो गई। या सोचिए कि आपको एक अनजाने नंबर से व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी जाती है डॉक्यूमेंट फाइल में। आपके मन में कौतूहल पैदा होता है कि यार ये किसने क्या भेज दिया। फोटो देखने के लिए आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड होते ही आपका फोन हैक हो जाता है। आपके बैंक अकाउंट से लेकर फोटो गैलरी तक का एक्सेस किसी और के हाथ में चला जाता है। किसी दिन कोई अनजान व्यक्ति आपको फोन करे और बताए कि आपका एक सेक्स वीडियो उसके पास है, पैसे दो नहीं तो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। या किसी दिन आपको एक फोन आए, फोन करने वाला बताए कि वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी है, जिसे आपके लिए भेजे गए एक पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, और ये आरोप लगाते हुए आपको आपके ही कमरे में बंद कर दिया, लैपटॉप या फोन कैमरे के सामने, यानी कि डिजिटल अरेस्ट। ये सब कल्पनाएं नहीं है बल्कि सच्चाई है साइबर फ्रॉड की। कैसी है ये साइबर क्राइम की दुनिया? साइबर क्राइम की ये दुनिया आखिर काम कैसे करती है? एक ओटीपी, एक फोटो, एक लिंक कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? ये सब आज एक एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे शुभम अजीत सिंह। शुभम एक एथिकल हैकर हैं जो मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम सेल के साथ जुड़कर काम करते हैं। बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को साइबर क्राइम के केसेस में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। इस बातचीत में उनसे हम अलग अलग तरीके से होने वाले साइबर फ्रॉड्स के बारे में समझेंगे, इससे कैसे बचा जा सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो शुभम, थैंक यू सो मच हमें अपना वक्त देने के लिए। शुभम, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आप एक साइबर एक्सपर्ट हो, प्लस आप एक एथिकल हैकर भी रह चुके हैं, तो ये साइबर एक्सपर्ट का रोल क्या होता है और एथिकल हैकिंग क्या चीज़ होती है? जी, एथिकल हैकिंग एक
पढ़ाई होती है, जैसे एक कोर्स होता है एथिकल हैकिंग, साइबर फॉरेंसिक, ऐसे इस फील्ड में मल्टीपल कोर्स होता है। तो एथिकल हैकिंग ये हो गया कि आपको लीगल पर्पस के लिए जो हैकिंग होती है, जैसे जो हैकिंग होती है वो तो एक क्राइम है, पर एथिकली ही हैकिंग करना, जैसे किसी गवर्नमेंट के लिए, किसी कंपनी के सिक्योरिटी के लिए, आपको वो जब ऑथराइज करें आप लीगली उस चीज़ के लिए काम करो, किसी क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए अपने जो हैकिंग स्किल्स है उसको यूज़ करना एथिकल हैकिंग होता है। और साइबर एक्सपर्ट का पूरा काम क्या होता है, किन किन एरियाज में साइबर एक्सपर्ट्स काम करते हैं? साइबर एक्सपर्ट देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट, प्राइवेट कंपनीज, बहुत उनके रोल हर एक जगह है। जैसे कि डिजिटल जो ग्रोथ हो रहा है आजकल, जिस हिसाब से डिजिटली ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से साइबर एक्सपर्ट का रोल हर जगह है। चाहे एक कंपनी हो जिसको अपनी वेबसाइट सिक्योरिटी रखनी है या उसको अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी रखनी है, या कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे आजकल जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, पेटीएम, कोई बैंक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये बग बाउंटी प्रोग्राम रन करते हैं, तो इसमें साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं। तो ओवरऑल ये एक हैकिंग, साइबर फॉरेंसिक, इसमें मल्टीपल कोर्सेस है जिसमें से आप अपने आप एक साइबर एक्सपर्ट, जो एक ये है कि एक डोमेन है साइबर एक्सपर्ट जिसमें कि मल्टीपल टास्क है। कोई एज ए ट्रेनर काम कर रहा है, कोई एज ए इन्वेस्टिगेटर काम कर रहा है, कोई एज ए किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए काम कर रहा है उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो ये सब ओवरऑल रोल है साइबर एक्सपर्ट का। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपको कई लोगों के तो सीधे ही भी मैसेजेस आते होंगे, अप्रोच करते होंगे लोग आपको कि मेरे साथ ऐसे कोई साइबर ठगी हो गई है। तो कोई ऐसा अतरंगी केस जो आपके पास आया हो, किस किस तरह के मैसेजेस करते हैं लोग आपको? केसेस तो हर एक तरीक़ा के आते हैं, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, ट्रॉलिंग, हैकिंग हो गया, किसी का सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट स्कैम हो गए हैं, ई शॉपिंग फ्रॉड हो गया है। तो हर एक तरीके का जो विक्टिम साइबर फ्रॉड जिनके साथ होता है वो अप्रोच करते हैं। और कुछ कुछ कभी कभी ऐसे शॉकिंग चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक लेडीज़ विक्टिम है, उनके साथ ऐसा हुआ कि वो अभी 9 मंथ की प्रेग्नेंट है। तो उनको वो देख रही थी कोई अच्छा गायनॉक ऑनलाइन, तो उन्हें एक वीडियो आया जिसमें कि एक गायनॉक है, एक पेज है, वो पेज वीडियोस डालता रहता है कि आपको क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, लाइव दिखाता है कि हाँ ये प्रेग्नेंट लेडी है तो उनका क्या प्रोसेस करना है, क्या प्रोसेस मसाज कैसे करना है या क्या भी मेडिकेशन यूज़ करना है, उस हिसाब से वो कंटेंट डालते हैं। तो उस लेडी को उसने इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेशन किया उस प्रोफाइल के डॉक्टर समझ के कि ये डॉक्टर है। फिर वो प्रोफाइल क्या करता है, जितनी भी लेडीज़ अप्रोच करती है उनको वो बोलता है कि आप जो वीडियोस रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए, आप जो प्रेग्नेंट हो, आप मैं देखूंगा फिर आपको बताऊंगा कैसे क्या है। तो कभी कभी वो फेस रिवील करना, और उन्होंने अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला वीडियो कॉल करो आप। वीडियो कॉल जब किया उन्होंने तो वो पूरा ब्लैकआउट था सामने वाले पर्सन का, उसका कोई फेस नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे जहाँ पे किसी विक्टिम ने अपने आप को दिखा दिया, कुछ बॉडी पार्ट दिखा दिया, और उसके बाद उसके साथ एक्सटॉर्शन होता है और उसकी फिर थ्रेड्स मिलती है कि आपके जो नोन लोग हैं उनको हम भेज देंगे। जैसे जो एक्सटॉर्शन स्कैम होता है वैसे इस लेवल तक लोग जा चुके हैं कि जहाँ पे ऐसे प्रेग्नेंट लेडी को भी टारगेट किया जा रहा है। तो फिर उनका केस सॉल्व हुआ? क्या हुआ था उनके केस में? तो उनसे एक्सटॉर्शन मांगा ये गया? उन्होंने कल ही मुझे अप्रोच किया और मैंने अभी देखा वो प्रोफाइल। तो जब मैंने प्रोफाइल देखा तो मैं समझ गया कि ये तो पूरा फेक प्रोफाइल है, और वो यूट्यूब पे और कहीं और सोशल मीडिया से वो वीडियो उठा के यहाँ पे अपलोड करते हैं। और ऐसी जो विक्टिम लेडीज़ हैं जो कमेंट्स में कर रही है कि हमें भी हेल्प चाहिए, तो उन्हें वो बोलता है डीएम करो या मैसेज करो। फिर उनसे वो कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ लेते हैं, और वो लेने के बाद अब क्या प्रोसेस करता है, किस तरीके से एक्सटॉर्शन करता है, वो अभी तक नहीं पता चला है, बट वो अभी प्रोसेस में चल रहा है। तो ये पता कैसे चलता है, जैसे कैसे उनको पता चला कि दैट शी इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी और वो अभी एक डॉक्टर ढूंढ रही है, और उसी तरीके से उसको फिर अप्रोच किया जाता है इन साइबर फ्रॉड्स के द्वारा? और ऐसे ही केस पेंशनर्स के साथ होते हैं। मतलब कितने पेंशनर्स होते हैं जिनकी अगर हम बात करें, उनके खाते में लाखों रुपया पड़ा होता है पेंशन का, क्योंकि और तो कमाई का साधन नहीं है, जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो उन्होंने अपने खाते में डाल रखी है।
तो ऐसे लोगों को ये लोग कैसे चिन्हित करते हैं, पकड़ते कैसे हैं कि मेरे को इस आदमी के पास वो मिल सकता है? तो ये डेटा किस तरह से प्रोसेस होता है? ये इनका डेटा कलेक्शन जो मोड होता है उसमें ये है कि कुछ इन्होंने फेक पोर्टल्स बना रखे हैं, जैसे कि इम्पर्सनेट करके जो गवर्नमेंट की पेंशन की वेबसाइट है उसी तरीके से। तो जब हम सर्च करते हैं तो सर्च इंजन पे पहले इनका पोर्टल आता है जहाँ पे ऐड रन किया होता है इन्होंने। ऐड रन करने से क्या होता है कि टॉप सर्च में आप चाहे गवर्नमेंट की हो या कोई भी ऑथेंटिक हो, बट पहले तो जिस पे ऐड रन हुआ है वही शो होगा, स्पॉन्सर जो वेबसाइट्स होते हैं उस वेबसाइट को। तो बहुत सारे विक्टिम होते हैं कि वो इतना ध्यान नहीं होता, क्योंकि जो रिटायरमेंट वाले फेज में है उनका एज होता है और वो उतने टेक्नो सेवी नहीं होते। तो उन्होंने देख लिया, डाल दिया कुछ ऐसे एपीके फाइल्स, मालवेयर स्प्रेड किया जाता है मार्केट में कि जो पेंशन गवर्नमेंट का ऑथराइज ऐप है, इसके थ्रू आप करोगे प्रोसेस तो जल्दी आपका प्रोसेस हो जाएगा। इस तरीके से डेटा कलेक्शन होता है। कभी कभी कुछ इनसाइडर्स भी होते हैं बैंक्स के, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो मिले होते हैं, जिनको पता है कि ये रिटायरमेंट हुआ है, सो एंड सो पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये ऑफलाइन लेवल पे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का लीक होता है, जहाँ से ये यानी कि जो नंबर्स डिटेल्स है या ऑफलाइन उन तक डेटा है वो लोगों द्वारा भी पहुंचाया जाता है। कोई बैंक का कर्मचारी होगा या कहीं और का, इंश्योरेंस कंपनी का, कहीं का भी। यानी कि मेन इनका तरीका, लेकिन अगर हम बात करें बड़े लेवल पे, है स्पॉन्सर्ड ऐड के ज़रिए, कि अगर कोई डॉक्टर सर्च कर रहा है तो स्पॉन्सर्ड है, ऊपर इन्होंने ऐड लगा दी है, अगर वो उसमें चला गया तो इनको पता चल गया कि वो जाना चाह रहा है वहाँ पे। कोई LIC से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा है तो वो स्पॉन्सर्ड पे चला गया तो इन तक डेटा आ जाता है कि इस आदमी को टारगेट करना है। तो इस तरह से जो गूगल पे एड्स चलती हैं उससे भी लोगों का डेटा ये लोग लेकर उनको अप्रोच करते हैं। जी हाँ, तो इसे गूगल लिस्टिंग स्कैम कहते हैं, जो ये फेक ऐड रन करके ये करते हैं। और बहुत बार होता है कि विक्टिम खुद देखता है, विक्टिम को सडनली कोई रील आ गया जो पॉपुलर हो चुका है, या विक्टिम देखता है कि ये तो किसी डॉक्टर का प्रोफाइल है और ये गाइड कर रहा है, जैसे इस केस में हुआ है। तो उसके नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, 75,000 फॉलोअर्स हैं, कमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ सर हमें भी बताइए कैसे क्या है। तो विक्टिम को कहीं सस्पिशियस लगता नहीं है और वो फंस जाता है। और प्रॉब्लम ये होता है कि सिचुएशन, अब जैसे कोई 9 मंथ लेडी प्रेग्नेंट है, वो इतना दिमाग नहीं लगाएगी, वो अपने बारे में सोचेगी कि मुझे क्या है, कैसे मुझे कुछ टिप्स मिल जाए, कुछ डॉक्टर कुछ गाइड दे कुछ गाइडेंस कर दे, तो वो उस पर फोकस होता है उनका। तो कोई एक केस आपकी लाइफ का जिसने आपके भी होश उड़ा दिए हो कि यार ये हो कैसे गया, और फिर उसको ठीक करने में भी आपके पसीने छूटे हों, कि वो कहते हैं ना, क्रिकेट में एक टर्म होती है कि ऐसी गेंद डाली कि बल्लेबाज को भी हवा नहीं लगी, ये हुआ क्या? कोई ऐसा केस अगर कभी आपके सामने आया हो? साइबर क्राइम में तो काफ़ी सब केस टास्क वाले होते हैं और सब ऐसे ही होते हैं, बट हमने काफ़ी बड़ा ऐसे रैकेट ओपन किया था मैट्रिमोनियल स्कैम्स के, कुछ कॉल सेंटर बस्ट किए थे। तो उसमें ऐसा हुआ है कि जैसे कि मैट्रिमोनियल स्कैम्स की बात की जाए तो ये प्रॉपर एक सिंडिकेट टाइप होता है कि हर एक क्रिमिनल को एक टास्क दिया गया है कि आपको हंटिंग करना है कुछ ऐसे विडो लेडी या कुछ ऐसे विक्टिम की जो बहुत ही ईजिली फंस जाए चीज़ों में। तो मोस्टली वो टारगेट करते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका एज ज़्यादा है, वैसे विक्टिम को टारगेट करके फिर उनके साथ फाइनेंशियली फ्रॉड करने का स्कैम जो होता है कि उनसे 2-4 महीने बात कर लिए, उनको बिलीव करा दिया कि हाँ आप एक जेन्युइन पर्सन हो, फिर आप उनके लिए कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट भेज रहे हो, फिर गिफ्ट भेजने के बाद आपने उनको प्रॉपर एक कुरियर फेक वेबसाइट बनाई है, उस कुरियर को ट्रैक कर पा रहे हो, और विक्टिम जो है उसे अभी तक लग रहा है कि ये तो बहुत ही जेन्युइन प्रोसेस है। फिर सडनली विक्टिम को फ़ोन आता है कि आप कस्टम क्लियरेंस से हम बोल रहे हैं, आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा इस अमाउंट का। तो जो विक्टिम होता है वो तब भी नहीं सोच पाता कि ये स्कैम हो रहा है, क्योंकि जिस पर्सन के लिए उससे जिससे वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उससे वो पूछती है कि ऐसा ऐसा है, तो वो बोलता है आप पे कर दो, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, क्योंकि वर्चुअली एक कहीं ना कहीं एक रिलेशन में आ चुके हैं। तो ट्रस्ट एक है, ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। बट जब पे करने के बाद कुछ हाई अमाउंट पे करने का जब इनके यहाँ से रेस्पॉन्स स्लो हो जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, तब पता चलता है विक्टिम को ये स्कैम हुआ है। कुछ ऐसे बड़े लेवल पे डेटा कलेक्शन स्कैम्स होते हैं जो कि फेक डेटिंग ऐप, फेक मैट्रिमोनियल साइट्स
जितने भी यूज़र्स हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, मोस्टली वुमेन्स, उनके जो प्रोफाइल पे जो डे टू डे वो अपलोड कर रहे हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं इम्पर्सनेट किया जा रहा है। जैसे कि उनके फ़ोटोज़ से कहीं फेक, कहीं किसी और को फंसाया जा रहा है डेटिंग करके, कहीं किसी मैट्रिमोनियल साइट्स पे फंसाया जा रहा है। तो इसका एक छोटा सा मार्केट टेलीग्राम पे है, जैसे हम बड़ा मार्केट, ब्लैक मार्केट, डार्क वेब को कहते हैं। तो टेलीग्राम का भी बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। लोग GB, 10 GB, 100 GB के हिसाब से ऐसे डेटा को सेल किया जा रहा है। कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स हैं जो फेक चल रहे हैं, जो कि कुछ ऐसे इलीगल मेडिसिन्स हैं उसके नाम पे, फॉरेन के कंट्रीज़ में उनको टारगेट करते हैं। उनको, जैसे कि उन्होंने कहीं पोर्टल पे, जैसे जो हमने बात किया डेटा लीक कहाँ से होता है, तो उन्होंने कहीं डिमांड किया होगा उस पर्टिकुलर मेडिसिन्स का जो वहाँ पे स्टॉक नहीं है। तो ये एक डेटा कलेक्शन हो रहा है किसी वेबसाइट पे, किसी सोशल मीडिया पे। तो और बहुत बार विक्टिम खुद ही उस चीज़ का इंफॉर्मेशन बाहर शेयर करता है। जैसे कि आज मेरे फ़ोन में मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मैंने एयरटेल के हेल्पलाइन में कॉल करके बोला कि भाई कस्टमर सपोर्ट को कि नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हुआ। तो मैं परेशान होकर उनके सोशल मीडिया पे मैंने डाल दिया, टेलीग्राम पे टैग कर दी, ट्विटर पे टैग कर दिया, उसके बाद मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया, कुछ फॉरम्स हैं वहाँ पे डाल दिया। तो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो मॉनिटर करते हैं ऐसी जगह। कहीं किसी ने अपने बैंक के बारे में डाला है कि मेरा सो एंड सो बैंक है, अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक ये इशू है, मेरा ये नंबर है, तो फिर वो वहाँ से कॉल करते कि हम रिप्रेजेंटेटिव है, आपने कंप्लेन रेस की थी सर आपको ऐसे फॉलो करना है। अब सर को लगता है कि ये तो हाँ मैंने किया था, तो इसीलिए वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा है जो भी साइबर क्रिमिनल कह रहा है। इस तरीके से ये साइबर क्राइम्स के स्कैम्स होते हैं। तो ऐसे स्कैम्स को पकड़ने में भी बहुत मेहनत लगती होगी कि क्या चीज़ें हैं? बहुत मेहनत लगती है। जैसे मैट्रिमोनियल स्कैम्स में हमने पकड़ा था, क्योंकि इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे आपको ना किसी का फेस पता है यहाँ कि यहाँ यही पर्सन है, इसे हमें पकड़ना है। तो हम इसमें जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनके, उसके हिसाब से उनको ट्रैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स करते हैं। जैसे हमने इसी के एक मुंबई की केस में दिल्ली से हमने पकड़ा था कुछ फॉरेन, बाहर के लोगों को जो कि फॉरेनर्स थे। तो उनका पूरा सिंडिकेट था जिसको कि लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ के ही लोग ही देते हैं। जो कस्टम ऑफिसर बन करके कॉल करने वाला इंडिया से, वो इनका होता है। सबको एक टास्क दिए गए हैं, उस हिसाब से वो फॉलो करते हैं और ये ऐसा स्कैम करते हैं। पर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक्स होता है उनका, जहाँ से कि वो पकड़े जाते हैं, जिनके थ्रू हम ट्रैक करते हैं उनको। तो ये प्रॉपर आपका भी एक चैनल होता है जिसके ज़रिए ट्रैक होती है चीज़? जी हाँ, जैसे कि वो ट्रैप करते हैं किसी को, तो हम भी कभी कभी हनी ट्रैप करते हैं। हम भी कभी कभी ऐसी आइडेंटिटी बनाते हैं कि जो वो सोच नहीं सकते कि ये कोई स्कैम है, बट जबकि वो एकदम ऑथेंटिक होगा, पर्सन भी ऑथेंटिक होगा, पर वो डिपार्टमेंट से है या इन्वॉल्व है वो उनको नहीं पता। तो ऐसे भी बहुत बार केसेस हमने। एक कोई केस ऐसा जिसमें आपके ही डिपार्टमेंट का कोई शख्स या आपने किसी की आइडेंटिटी लेकर किसी से बात की हो? ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगा मेरे को सुनने में, इसलिए जानना चाह रहा हूँ। जी, एक ऐसा केस हुआ था सोलापुर जो महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पे क्राइम ब्रांच को LCB बोलते हैं, लोकल क्राइम ब्रांच। तो वहाँ की LCB के पास एक केस आया था जिसमें कि बैंगलोर हैदराबाद साइड से एक ट्रक निकली थी और जो धुले हाईवे पे किसी कुछ लोगों ने उसको रुकाया और जो उसमें सामान था, जैसे कि वो सामान को उन्होंने अपने दूसरे ट्रक में उतारा। जो ड्राइवर था उसको थोड़ा मार के बांध के वहाँ पे साइड में ये लूट लिया, इनडायरेक्टली पूरा सामान लूट लिया, जो उसका कुछ वैल्यू 2-3 CR का था। और फिर उसके बाद वो निकल गए। नंबर प्लेट हर एक टोल पे चेंज करते हुए निकलते थे वो लोग। तो हम कहीं से कुछ पता नहीं कर पा रहे थे। तो हमें जो फास्टैग था, तो फास्टैग पे कितने बैंक अकाउंट लिंक्स थे, उसके कितने उसका जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर कनेक्ट था। तो हमने स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रैक करना शुरू किया। तो हमें एक एंगल पता चला कि ये देवास MP पे एक पूरा गांव है जो पूरा यही काम करता है, डकैती का, जिसका कि पूरा काम ही है कि अब वो रहेंगे 8 महीना बाहर और बाकी के 4 महीना
जो भी है गांव में, ऐसा उनका सिस्टम होता है। तो वहाँ के गांव वाले यही करते हैं, ऐसा पता चला। और वहाँ पे जो अच्छी खासी गाड़ी है उसको रीडिज़ाइन कर देना, उसको कटिंग कर देना कि पता ही नहीं चलता कि ये क्राइम में यूज़ हुआ व्हीकल है, ऐसे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप ट्रैक किया। तो हमें जो अकाउंट, जो बेनिफिशियरी था उस अकाउंट का, उसके थ्रू एक नंबर मिला जिसका फेसबुक अकाउंट एक्टिव था, और वो भी देवास का पर्सन था। तो कुछ कॉमन लिंक्स निकले, तो पता चला ये ड्राइवर है जो इनकी गाड़ी चलाता है, और जो हमारे सस्पेक्ट थे उनसे कनेक्टेड थे। ठीक है, तो ये 5-6 लोग साथ में ही थे, ये थे उड़ीसा में। फिर हमने एक अकाउंट यूज़ किया एक लेडी का, जो बहुत स्मार्ट दिख रही है, अच्छी खासी है। तो हाय हेलो, ये बहुत ही रिक्वेस्ट भेजती है, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो लोग उस इतना दिमाग नहीं लगा सकते कि ये इस लेवल पे हमारे साथ हो सकता है। तो आपने एक फेक प्रोफाइल बनाई? एक जेन्युइन प्रोफाइल थी मेरे एक फ्रेंड की, मैंने वो यूज़ किया। और उसने चैट कम्युनिकेशन तो मैंने किया, पर उनको ट्रस्ट गेन करने के लिए वीडियो कॉल पे उसी फ्रेंड ने बात किया। और जब उसने बात किया तो ये तो प्रॉपर सब बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एकदम से कि हाँ कोई लड़की अप्रोच कर रही है। इस तरीके से उनके साथ हनी ट्रैप हुआ। हनी ट्रैप होने के बाद हमने उनसे बात किया। तो मैंने, जो लेडी थी जिसके अकाउंट से बात कर रहे थे, कि हाँ हम भी उसके गांव के आसपास एक टेम्पल है, वहाँ पे आती रहती हूँ मैं, ऐसे करके मैंने बात किया। तो उसने बताया कि ये तो मैं भी अभी आने वाला है देवी पूजा, उस टाइम पे हम भी आते ही हैं गाँव में। ठीक है, तो फिर मैंने पूछा कि ठीक है अभी आप कहाँ हो, क्या हो करके, ऐसे ऐसे। तो वो बस में था, हम तो उनको लोकेट कर ही रहे थे, पर हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, टावर लोकेशन से चेस कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ी में, वो किसी गाड़ी में। तो उसने खुद का बस टिकट भेज दिया, और यहाँ से MP जाने के लिए जितनी बस जाती है उस स्पॉट से, तो हमने वो वेरीफाई किया कि 3 बस हैं, उसमें से ये ट्रैवल्स। उस हिसाब से हमने उनको ट्रैक करना शुरू किया, वो ट्रैवल बस कब निकली, कितने बजे निकली। और फिर जब बस नंबर मिल गया, उसने जब बस टिकट का फ़ोटो भेज दिया था कि हाँ मैं सच में आने ही वाला हूँ करके, तो मैंने ऐसा उसको पूरा एक स्क्रिप्ट ऐसे मैनिपुलेट किया था कि वो बंदा परेशान होकर खुद ही बता दे कि हाँ मिलने कब वाले हो, क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से। और वो एक्चुअली कॉल पे बात भी कर रही थी, और इसने भेज दिया। और जैसे बस का नंबर मिला, हमने आगे एंट्री पे नाकाबंदी लगवा के बस रुकवाई, और सब मिल गए हमें अंदर। तो मतलब आप लोग भी वही तरीका अपनाते हैं जो एक साइबर फ्रॉड भी अपना लेता है, लेकिन आपका तरीका सिर्फ इसलिए ताकि किसी क्रिमिनल को पकड़ा जा सके। बढ़िया है सर। मेरा एक सवाल ये है कि अभी कुछ समय पहले ही एक खबर आई थी पेगासस को लेकर। एक सॉफ्टवेयर था जो सुर्खियां बना, बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनलों पे उसकी बात हुई कि इजराइल की एक कंपनी है जो चुपके से कोई सॉफ्टवेयर डाल देती है किसी के मोबाइल में, और बिना पता चले किसी को मोबाइल जो है वो हैक हो जाता है। ये होता कैसे है? ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? पेगासस हो गया, किस तरह से ये काम करता है? और कोई तो ऐसा ज़रिया होता होगा ना जिसके ज़रिए वो किसी के फ़ोन में जाता होगा, और अगर किसी का फ़ोन हैक हो चुका है तो उसको कैसे पता चले कि उसका फ़ोन हैक हो गया है? देखिए, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, कोई भी डिवाइस हो, जैसे पेगासस है, ऐसे बहुत सारे स्पाईवेयर्स हैं। पेगासस तो बहुत ही एक, आप जैसे कि गवर्नमेंट लेवल पे या कुछ बड़े स्पाई लेवल पे ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, बट आप नॉर्मल मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्पाई हैं। पेगासस भी एक तरीके का एक रैट है, एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल जिसे कहते हैं शॉर्ट वर्ड में। ठीक है, रैट। तो रैट में मल्टीपल टूल्स है, जैसे एंड्रॉयड में है APK फाइल के थ्रू जो एग्जीक्यूट होता है फ़ोन के अंदर और फ़ोन हैक हो जाता है। तो इसमें ड्रॉइड जैक और एंड्रो रैट, ऐसे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं, मल्टीपल टूल्स हैं। एक्सेल करके हैं जो iOS के लिए हैं। तो क्या होता है ना, बहुत बार एप्पल के, एंड्रॉयड के कुछ लूप होल्स होते हैं उनके बैकएंड सिक्योरिटी में, क्योंकि जब जो अपडेट्स आता है हमारे तो ये तो इंडिविजुअल नहीं आता, ये ओवरऑल उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए सबको आता है। तो वो जो पैच फिक्स नहीं हुआ है, तो वो लूप होल के टाइम पे ये हैक होता है। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था कि व्हाट्सएप हैक हो जा रहा है बहुत ही ईजिली कुछ फाइल भेजने से। तो वो रूमर्स ऐसे फैले कि कुछ भी भेज दोगे आप, ऐसे कोई फाइल ओपन करोगे तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। नहीं, विंडोज़ पे जो व्हाट्सएप के जो .x विंडोज व्हाट्सएप .x जो फाइल है,
हम जब विंडोज़ में यूज़ करते हैं बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ऐसे कुछ फाइल, वैसे व्हाट्सएप का जो फाइल है उसमें लूप होल था और वो फिक्स कर दिया गया। उसमें ऐसा था कि कुछ पर्टिकुलर स्पाईवेयर है जिसमें कि बाइंड करके पीडीएफ में या इमेज में हम भेजेंगे तो आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। तो वो लूप होल था उस कंपनी के साइड से। ऐसे ही स्पाईवेयर जो हैकर्स होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं फ्री। आजकल लोग फ्री नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज़ हैं और बहुत सारे वेब सीरीज़ है जो एक पर्टिकुलर ऐप में एक्सेस हो रहा है आपको, मोड ऐप जिसको बोलते हैं, तो आपको फ्री, आपको सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना है बट आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके आपका डेटा कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है उसमें। कोई भी अननेसेसरी आपको फ्री में कोई एक्सेस नहीं देगा। और ये तो थर्ड पार्टी ऐप है जो कि ऑफिशियल स्टोर पे कहीं अपलोडेड नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी वाइज बहुत ही बड़ा लूप होल है जो लोग ऐसे फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसा फाइल इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। और ये रैट क्या करता है कि एक बार आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो गया, जैसे एयरटेल सपोर्ट के नाम से हो गया या किसी और नाम से एपीके फाइल आपने इंस्टॉल किया, तो आपका जो पूरा डेटाबेस है वो एक क्लाउड सर्वर पे क्लोन हो जाएगा। आपके कॉल लॉग्स, आपके मैसेज, आपके फ़ोटोज़, ये पूरा डंप होगा आपके मोबाइल डेटा और इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत लोग होता है कि मोबाइल बैटरी ड्रेनेज हो रहा है, नेटवर्क का जो मोबाइल डेटा है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो गया है, इन जनरल होता नहीं है, 2 GB चल जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको देखना है, वेरीफाई करना है कि आपके एंड्रॉयड में एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस किस किस एप्लीकेशन को दिया गया है। जैसे कि जब हम अपने फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे एडमिन एक्सेस या एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस जिस एप्लीकेशन को दिया गया है उसको वो एक्सेस है कि वो रिमोटली एक्सेस कर सकता है आपके डिवाइस को। ये एक तरीके का हो गया। कुछ ऐसे ऐप हैं कि जो आप वहाँ पे भी नहीं देख पाओगे, वो आपको आपके अनइंस्टॉल ऐप्स, जो हम ऐप्स में जाते हैं तो वहाँ पे दिखेगा, पर वहाँ पे भी आपको वो दिखेगा कि आपका कोई सर्विस फाइल है, जैसे कि आपके कोई एंड्रॉयड रिलेटेड या डिवाइस का बैकएंड का फाइल है, और उसको जब आप अनइंस्टॉल करने जाएंगे तो वो अनइंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे फाइल्स के लिए आपको कुछ ऐसे मालवेयर बाइट्स, कुछ ऐसे एडवांस मोबाइल सिक्योरिटी एप्लीकेशंस है जो कि ऐसे मालवेयर्स को स्कैन करता है और डिटेक्ट करके रिमूव कर सकता है। तो यानी कि अगर किसी के फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो रही हो, प्लस उसका मोबाइल डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, जो कि अमूमन नहीं होता, तो ये शुरुआती अलार्म है कि उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए सेटिंग्स में जाके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में, कि उसने किसी ऐसी चीज़ को डाउनलोड तो नहीं कर लिया है जो एक रैट है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल। तो ये चीज़ वहाँ से पता चलेगी और फिर क्लैरिटी मिलेगी कि उसका फ़ोन हैक हुआ है कि नहीं हुआ है। जी, दिस इज़ द होल सिनेरियो। दिस इज़ द होल सिनेरियो। ओके सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ शुभम आपसे, कि लोग एंड्रॉयड फ़ोन भी चलाते हैं, लोग आईफोन भी चलाते हैं जिसे iOS कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सेफ़ फ़ोन कौन सा है अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी के मामले में? देखिए, एज़ कंपेयर एंड्रॉयड, iOS सेफ़ इसलिए है कि आप उसमें एनी हाउ कोई आउटसाइडर ऐप नहीं इंस्टॉल कर सकते, सिर्फ जो ऐप स्टोर है वहीं के ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, अनटिल अनलेस आपका फ़ोन जेल ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे अगर आपका आईफोन भी जेल ब्रेक हो गया है तो आप मार्केट के ऐप्स भी आईफोन में चला सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड में जिसे रूटिंग कहा जाता है, रूट कहा जाता है। तो एंड्रॉयड में ये इशू है कि आप कोई भी एपीके फाइल इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस वैसे नहीं आने वाले हैं। बट iOS में आपको ऑटोमेटेड है कि कोई भी आप थर्ड पार्टी ऐप नहीं डाल सकते अनटिल अनलेस आपका फ़ोन जेल ब्रेक नहीं है, तो बेटर iOS है। और iOS में भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि iOS के जो यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है जो iCloud है डेटाबेस। जैसे किसी का तो फ्री डेटाबेस है तो 5 GB, बट जो लोग जिनका काम है, जिनका प्रोफेशन है, वो लोग बाय करते हैं जिन्होंने iCloud स्टोरेज ले रखा है। तो हैकर्स टारगेट करते हैं वैसे यूज़र्स को कि उनका iCloud हैक किया जाए। और iCloud हैक करना मल्टीपल जगह से हो सकता है, मेल के थ्रू हो गया, किसी कोई रैंडम मेल आ गया, जैसे फिशिंग होता है उस तरीके से, तो वहाँ से उनका डेटा थेफ्ट किया जा सकता है। तो यानी कि जिनके पास तो डेटा फ़ोन में ही iOS में और वो जेल ब्रेक नहीं है, वो डेटा शायद बचा रह सकता है,
लेकिन जिसने iCloud का एक्सेस ले लिया है, वो जो पेमेंट वाला फंडा रहता है कि मंथली पेमेंट करनी है, 12 GB 15 GB वाला, स्टोरेज का पेमेंट करना तो है। वहाँ एक ऐसा लूपहोल है जिससे हैकर्स उसके फ़ोन को हैक कर सकते हैकर्स, जैसे कि आप iCloud यूज़र हो, आप अपना डेटाबेस क्लाउड स्टोरेज पे रख रहे हो, आपको रैंडमली मेल आ गया कि आपका इमीडिएटली आप पास किसी ने अटेम्प्ट किया है चेंज करने के लिए, आप रीसेट करिए। लोग रीसेट करने जाएंगे और वो अपना ही क्रेडेंशियल दे देंगे और उनका ही iCloud हैक हो जाएगा। तो ये सब सिक्योरिटी के लिए भी आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखने हैं, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम बोलते हैं वो रखना है हमें एनेबल, ताकि ऐसे सिचुएशन में भी आपको ही OTP जनरेट हो। आप हर एक चीज़ करने से पहले, कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी अकाउंट रीसेट करने से पहले आपको पहले वेरिफिकेशन होगा, तभी जाके वो रिमूव होगा। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ये हो गया है कि सिर्फ OTP नहीं, लोकेशन वाइज ऑथेंटिकेशन, कि मैं रेगुलर इस वाईफाई में रह के एक्सेस करता हूँ, बट मैं कहीं सस्पिशियस कहीं और रैंडम लॉगिन कर रहा हूँ किसी और नेटवर्क में, किसी और एरिया में, तो वो ब्लॉक कर देगा। तब यू हैव टू रीवेरीफाई, देन ओनली आप रीसेट कर पाओगे। तो पासवर्ड मिलने के बाद भी फिर हैकर नहीं एक्सेस कर पाएगा उस चीज़ से। यानी कि iOS में इस तरह की जो सिक्योरिटी चेक्स है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद। ठीक बात है आपकी। और लैपटॉप्स में भी सेम है? लैपटॉप्स में भी विंडोज़ iOS सेम है, विंडोज़ इजी है, बट जैसे हाँ, अब वही है कि आप अवेयर रहना है आपको। कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में आपको किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट से कुछ इंस्टॉल करना, मतलब कहीं ना कहीं आपके लैपटॉप में एडवेयर रन हो रहा है या तो कोई मालवेयर है, तभी जाके वो उनको बेनिफिट मिल रहा है, नहीं तो। कौन सी ऐसी ऐप्स है जो लोगों को अपने फ़ोन में रखनी ही चाहिए अगर उनको साइबर फ्रॉड से बचना है? देखिए, हैकिंग से बचना है तो आपको मालवेयर बाइट्स हो गए, जो जिसका फ्री वर्जन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि कोई भी ऐसा ऐप जो कि एज़ पर माई एक्सपीरियंस की किसी भी एंटीवायरस से बेटर मालवेयर बाइट्स लगा है, क्योंकि वो लेटेस्ट जो इतने भी मालवेयर है उसको डिटेक्ट कर लेता है। एंटीवायरस और मालवेयर बाइट्स में क्या फ़र्क होता है? देखिए, एंटीवायरस एक वायरस जो होता है, बनाने वाले कैसे हैं, हम जैसे लोग या XYZ जो इस फील्ड में हैकर्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो एंटीवायरस और वायरस एक डेटाबेस है जो मैच होता है और वो डिटेक्ट होता है। किसी हैकर ने एक वायरस बना के स्प्रेड कर दिया, अब उस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाया कि हमारे फ़ोन में ये है, जैसे ही ये वाला वायरस एंटर करने की कोशिश करेगा, ये एक मैच होगा और पता चलेगा कि ये एक वायरस एंटर होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का डेटाबेस सिमिलर है, दोनों फाइल सेम है, तो मैच हो गया। मालवेयर ऐसा हो गया कि रैंसमवेयर, जो एक एडवांस लेवल के मालवेयर, रैंसमवेयर अटैक जिसमें होते हैं कि जिसमें आपको फाइल आया और आपने फाइल ओपन किया, तो आपका जितना नेटवर्क से कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड डेटाबेस है वो सब एनक्रिप्ट हो जाएगा और आपको रैंसम पे करने के लिए कहा जाएगा। अनटिल अनलेस आपने रैंसम पे किया तब तक आपको डिक्रिप्शन की नहीं मिलेगा, तो आपके जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, सेंसिटिव फाइल्स हैं, वो एनक्रिप्ट हो जाएगा, आप उसका एक्सेस नहीं कर। यानी कि वो इस तरह से है कि वो एनक्रिप्ट हो गया, ना तो उसको हैकर देख सकता है ना आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए आपको एक की चाहिए। जैसे ही ये वायरस एंटर करता है, डेस्कटॉप पे एक फाइल बनती है जिसमें कि एक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की होता है कि यू हैव टू ट्रांसफर सम इतने अमाउंट, उसके बाद ही हम देंगे। उसके बाद भी चांसेस नहीं है कि वो देंगे। देखो, आप कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पे आ गए, इसीलिए कभी भी आपको डेटाबेस बैकअप रखना है, चाहे आप इंडिविजुअल्स हो, चाहे आपकी किसी फर्म है आपका या कॉर्पोरेट हो, तो आपको डेटाबेस रखना है, फायरवॉल सिक्योरिटी रखनी है, ताकि ऐसे मालवेयर एंटर ना कर पाए आपके सिस्टम में। तो आपको चाहिए क्या फ़ोन में? मालवेयर क्या बताया था आपने? मालवेयर बाइट्स। मालवेयर बाइट्स ये एक सॉफ्टवेयर होता है? ये एक एप्लीकेशन, जैसे नॉर्मल एंटीवायरस है, नॉर्टन है, बहुत सारे एंटीवायरस है, वैसे ये एक एप्लीकेशन है जिसमें कि जो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें भी पेड है और फ्री है, बट मैं सजेस्ट करूँगा फ्री वर्जन आप इंस्टॉल करिए। कोई नहीं, जब भी आप कैसे कोई ऐप गलती से भी इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपको पहले अलर्ट देगा। अगर आपने उसे भी अप्रूव किया तभी जाके वो इंस्टॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यानी कि अगर किसी के भी फ़ोन में मालवेयर बाइट्स है तो वो किसी भी तरीके से उसको कम से कम एक अलार्म तो मिल ही जाएगा कि भाई जो ये तू कर रहा है वो गलत है, इसको मत कर। ठीक है, बाकी फिर उनकी मर्ज़ी, वो क्या करते हैं। इसी तरीके से
आजकल एक हर चीज़ शुरू हो चुकी है कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं कुछ पढ़ने के लिए, आपसे ना अलाउ मांगते हैं वो बड़ी सारी चीज़ों का कि आप अलाउ कर दीजिए, प्राइवेसी अलाउ कर दीजिए, कुकीज़ अलाउ कर दीजिए। मतलब उसको जब तक आप अलाउ नहीं करते तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये क्या स्कैम है? मतलब क्यों किया जाता है ये? देखिए ये बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो ऑफिशियल प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी है, वो भी एक्सेस लेता है। तो आज हम ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में हैं जहाँ पे कि हमें कोई भी एक्सेस करना है किसी, चाहे वो एक सोशल मीडिया का एप्लीकेशन हो या कोई एक वर्क पर्पस कोई बैंक का एप्लीकेशन हो, वहाँ पे हमें अलाउ करना ही है। बट वहाँ पे हमें ये देखना है कि कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन हैं, कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं कि जहाँ पे हम उनको लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं कि जब हम यूज़ कर रहे हैं वाइल यूजिंग दिस ऐप देन ओनली वी हैव टू गिव दैट परमिशन। तो कुछ ऐसे परमिशन मैनेजर ऐप है जो आप जहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कुछ ऐसे ऐप है जहाँ पे आप इंटरनेट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आप यूज़ कर रहे हो चलो व्हाट्सएप, बट आपने बैकएंड में बाकी सब ऐप का इंटरनेट ऑफ रखा है। तो यहाँ पे भी एक सिक्योरिटी हो जाती है कि कहीं से भी डेटा एग्जीक्यूशन नहीं होगा और यहाँ से डेटा लीक या डेटा थेफ्ट होने के चांसेस नहीं है। तो ऐसे ऐप जो परमिशन रेस्ट्रिक्ट करें वैसे ऐप, क्योंकि आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो आपको परमिशन तो देना ही है इनिशियली इंस्टॉल करने के टाइम, बट इंस्टॉल करने के बाद आपको लिमिटेड टाइम के लिए ही देना है। जब आप वो ऐप यूज़ करोगे तभी आपका लोकेशन एक्सेस हो। और जो एडवांस जो ऐसे एप्लीकेशन है परमिशन मैनेजर, वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो उसके थ्रू, या आपके सेटिंग में जाके कुछ ऐसे डिवाइस भी है जहाँ पे सेटिंग्स में भी आप लिमिटेशन दे सकते हो पर्टिकुलर ऐप्स को। तो ये सब चीज़ें यूज़ करना ज़रूरी है। मतलब कितना रिस्की है ये कि आपका फ़ोन है, आप गलती से, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती, वो अलाउ कर देते हैं सब चीज़ें। उसके बाद आपकी जो गैलरी है उसकी सारी फ़ोटोज़ वो एक्सेस कर सकते हैं। आपके जो मोबाइल में जितना भी डेटा उसको वो एक तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये कितना ख़तरनाक है एक नॉर्मल आदमी के लिए, और इसकी अवेयरनेस क्या है? देखिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है ये, क्योंकि इसी तरीके से एक स्कैम काफ़ी चला था, लोन ऐप स्कैम। तो जहाँ पे क्या हो रहा था कि इन्होंने एड्स रन करके और मल्टीपल जगह पॉपुलर कर दिया कि ये इंस्टेंट लोन ऐप है, आप इंस्टॉल करोगे, आपका केवाईसी वेरीफाई करेंगे और इंस्टेंट आपको मनी देंगे। हालांकि वो लोग पैसे भी देते हैं, बट ये जो ऐप्स हैं ये आरबीआई के जो गाइडलाइंस है या जो नॉन बैंकिंग इसमें लिस्टेड नहीं है, नॉन बैंकिंग कंपनीज में लिस्टेड नहीं है, ये एनबीएफसी में नहीं लिस्टेड है। तो क्या होता है कि लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है कि वो जाएंगे चेक करने। उन्होंने देखा कि हाँ ये तो हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड डिटेल मांग रहे, सेल्फी वेरिफिकेशन मांग रहे, हमने एलो करके दे दिया। इन्होंने जब दिया एक्सेस तो पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपका सेल्फी, आपका डेटा चले गया उनके पास। फिर इनिशियली आपको एक अमाउंट क्रेडिट हो गया, 4000 XYZ या 5000, जो भी एक अमाउंट है वो सामने वाले को क्रेडिट हो जाता है। उसके सर्टेन कुछ दिनों बाद उस पर्सन को हैरेसमेंट कॉल्स आने लगते हैं कि आपने लोन लिया था, आपने भरा नहीं, आपने ये नहीं किया। हालांकि वो विक्टिम ने वो लोन पे कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, फिर भी उसे हैरेसमेंट होगा। उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे उन सबको मैसेज जाएगा। फ़ोटो जो आपने सेल्फी वेरिफिकेशन में यूज़ किया था उसको मॉर्फ करके सर्कुलेट किया जाएगा कि आपने लोन लिया था, इस पर्सन ने लोन लिया है, आप इसके नोन हो, ऐसे करके मेंटली हैरेस करना। बहुत सारे लोग ने इस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में चले जाना, उन मेंटली बहुत अफेक्ट करता है ये चीज़ कि जिसने सोचा नहीं था कि इमरजेंसी टाइम पे उसने यूज़ कर लिया, अब उसको पता नहीं कि उसका इम्पैक्ट इस तरीके से हो सकता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से कोई भी अननेसेसरी ऐसे ऐप इंस्टॉल नहीं करने हैं। आपको वेरीफाई करना है जब भी आप कोई फाइनेंशियली चीज़ें लोग कर रहे हो, कभी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए कर रहे हो, तो आपको 10 बार वेरीफाई करना है कि हाँ ये ऐप ऑफिशियल है या नहीं है, या तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको देखना है, प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, जितने पॉपुलर ऑफिशियल स्टोर है वहीं से इंस्टॉल करना है आपको। और कर भी रहे हैं बहुत बार लोग, अब जैसे कि कुछ लोग ऐसे स्मार्ट की जो ऐसे लोन लेते टाइम पे एक फ्रेश फ़ोन जहाँ पे जिसपे उनका कोई पर्सनल डेटा है ही नहीं,
वैसे भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल चीज़ों के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन, कोई भी शॉपिंग के लिए हमारा जो हमारा ऑफिशियल मेल है वही यूज़ करते हैं। पर लोगों को अलग अलग सेपरेट मेल बनाना चाहिए। जो आपका सोशल मीडिया और जो बैंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, बैंकिंग के लिए एक सेपरेट रखिए, सोशल मीडिया और इस एप्लीकेशन के लिए एक सेपरेट रखिए। और जो आपके डे टू डे बेसिस पे स्विगी, जोमेटो और मल्टीपल चीज़ें हैं जो सब्सक्रिप्शन वाले, उसके लिए एक पर्टिकुलर यूज़ करिए। तो आपका इन्फॉर्मेशन कहीं जाने का चांसेस नहीं होगा इससे भी, क्योंकि आप हमें 10 मेल आते हैं, 10 चीज़ें आते हैं इसी तरीके से। तो आपका ये कहना है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसके लिए ईमेल आईडी अलग होना चाहिए, और जो आप रोज़मर्रा में जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए मेल अलग होना चाहिए। जी, शॉपिंग वगैरह। जी, तो उससे डेटा बच सकता है। बच सकता है। जी, बढ़िया बात है। अब डेटा की बात हो ही रही है, तो सर डेटा का क्या सीन चल रहा है हिंदुस्तान में? मतलब हम लोग देख रहे हैं कि नए नए लॉज आ रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन लॉज की अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान का डेटा हिंदुस्तान के सर्वर्स में ही रहेगा। लेकिन अभी तक भी हम लोग जो देख रहे हैं, ज़्यादातर डेटा जो है वो फ़ॉरेन ट्रैवल हो जाता है। जो हैकर्स हम लोगों को बाद में फिर परेशान करते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो डेटा क्या चीज़ है अगर हम ऑनलाइन डेटा की बात करें, और एक नॉर्मल आदमी का डेटा किसी के पास जाना कितना ख़तरनाक हो सकता है, और ये कैसे जाता है? देखिए, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड का सबसे मेन रोल डेटा का है। डेटाबेस के थ्रू ही ये स्कैम्स हो रहे हैं। अगर डेटा उन तक पहुंचेगा ही नहीं तो ये स्कैम्स कैसे होंगे? लोगों को जो रैंडम कॉल आ रहे हैं वो नंबर कहाँ से मिल रहा है? जिनको पता है कि इस पर्सन का इसी अकाउंट में अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, या ये पर्सन ये इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। तो ये डेटा लीक बहुत इंटरनल बेसिस पे भी, अंदर से भी हो रहा है, जैसे मैंने बताया इनसाइडर, और ऑनलाइन भी हो रहा है। ऑनलाइन इस तरीके से हो रहा है कि हमने कभी कुछ ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए जहाँ से ये डेटा चले गया है, और उसको फिर ये स्कैम्स में यूज़ कर रहे हैं। हम बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो डेटा बाय करती हैं और डेटा सेल करती हैं। हम रियल एस्टेट के लिए हमने अप्रोच किया, हमने गाड़ी खरीदने के लिए कहीं अप्रोच किया, तो हमारा एक कहीं ना कहीं स्टेटस भी वहाँ दिख जाता है कि किसी ने मर्सिडीज़ खरीदने के लिए कॉल किया और किसी ने खरीदने के लिए कॉल किया किसी कोई नॉर्मल 2 व्हीलर। तो उस हिसाब से भी उसको टारगेट किया जाता है, और वो जो डेटाबेस का मार्केट है वो बहुत बड़ा है। मतलब उस पर्सन को पता चलता है, साइबर क्रिमिनल को, कि हाँ इस पर्सन के पास पैसे हैं, इसको टारगेट करेंगे हम अलग अलग तरीके से, तो पॉसिबल है एक बार किसी एक में फंस जाए तो मोटा पैसा निकल सकता है। ऐसे भी टारगेट किया जाता है। और डेटा हम जो नॉर्मल यूज़र्स हैं, जिनका जो डे टू डे अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि उनका डेटा किस किस क्रिमिनल एक्टिविटी में कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया मैट्रिमोनियल और डेटिंग स्कैम्स के, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इम्पर्सनेशन हो रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, और उस पर्सन को पता ही नहीं है। तो ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जहाँ पे कि किसी विक्टिम को किसी और ने बताया कि ये इस एप्लीकेशन में आपका प्रोफाइल है। तो लोगों को अगर ऐसा सस्पिशियस लगता है तो आपको अपना फ़ोटो रिवर्स इमेज सर्च करना है, ताकि आपका ये पर्टिकुलर फ़ोटो, हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर फ़ोटो है, वो और कहाँ कहाँ अपलोडेड है, कौन से प्लेटफॉर्म पे है, ये हमने किया है या कहीं और किसी और ने किया है। वो पता करने के बाद हम फिर उसको रिमूवल का जो प्रोसेस है वो करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे, लेकिन मेरे को सबसे पहले ये जानना है कि ये जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं ये कितने तरीके के होते हैं? आपकी नज़र में कैसे कैसे लोगों को अप्रोच किया जा सकता है, जो लोगों को पता होना चाहिए? कोई 5 ऐसी उदाहरण कि ऐसे ऐसे अप्रोच होते हैं लोग, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए जो लेटेस्ट हो। देखिए, लेटेस्ट में सबसे हाल ही में डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम्स हो रहे थे, जिसमें कि आपको कॉल आता है कि KYC, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और आपका या तो किसी ड्रग्स में, या तो मैं नार्कोटिक डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, एक पार्सल पकड़ा गया है, ड्रग्स मिल रहे हैं। ट्राई की तरफ से बोल रहा हूँ कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से आपका नंबर इमीडिएटली बंद किया जाएगा अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो कि आपका किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आपका नंबर यूज़ हुआ है, आपका डॉक्यूमेंट यूज़ हुआ है। इस तरीके से कॉल, सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट करके कोई
चीज़ होती ही नहीं है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा लॉ भी नहीं कहता, लॉ कि भी नहीं digital कहता arrest- कि डिजिटली अरेस्ट कोई ऑफिसर या कुछ कोई डिपार्टमेंट कर सकता है। और आपको अवेयर रहना है, आपको ऐसे कॉल्स आए तो सबसे पहले आपको ऐसे कॉल्स को एंटरटेन ही नहीं करना है। और जिनके साथ हो गया, जैसे क्योंकि ये मेन तो फाइनेंशियल फ्रॉड है, आपको वो वीडियो कॉल पे लेंगे, आप देखोगे कि हाँ ये तो पूरा पुलिस जैसा या जिस भी डिपार्टमेंट का एक गवर्नमेंट का दफ्तर, गवर्नमेंट का ऑफिस लग रहा है, और ये सब देख के लोग डर जाते हैं। और लोगों को याद नहीं है कि हमने इस क्या ट्रांजैक्शन किया था, कब किया था, किस पर्पज से किया था। और अब साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ही स्मार्टली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपको कॉल भी आएगा तो IVR कॉलिंग आएगा, जैसे कि कंपनी से आता है, बैंक से आता है ना, वैसे ही आएगा। हम ट्राई अथॉरिटी की तरफ से बोल रहे हैं, आपका नंबर यहाँ यहाँ यूज़ हुआ है, आप 8 दबाइए, अगर आपको उस कंसर्न ऑफिसर से जुड़ना है तो आगे की जानकारी वो देंगे, ऐसे करके। अब AI के माध्यम से बहुत ईजी हो रहा है ऐसे कॉल जनरेट करना। और फिर विक्टिम को लगता है कि चलो यार मेरा कहीं यूज़ हो रहा है, हमें तो पता चलना चाहिए। और उनके पास बेसिक डिटेल्स होती हैं जिसमें वो फंस जाते हैं कि हाँ भाई उन्होंने इन्फॉर्मेशन देखा कि हाँ इसके ना पूरा डिटेल पता है पुलिस वाले को, दिख रहा है पुलिस वाला यूनिफॉर्म में, इस चीज़ में फंस जाते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट जैसे कोई स्कैम में आपको फंसना नहीं है, कुछ भी शेयर नहीं करना है। ऑनलाइन शॉपिंग में जो स्कैम्स होते हैं, काफ़ी सेकंड स्कैम जो होते हैं, शॉपिंग बहुत कॉमन स्कैम है, ये बहुत कॉमन, जिसमें कि रेड फ्लैग्स ये हैं कि जो प्रोडक्ट आपको बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है और कुछ अट्रैक्टिव प्रोडक्ट जो कि नॉर्मली आपको दिखेगा नहीं, वो बहुत सस्ते में मिल रहा है। कोई रैंडम प्रोफाइल है जिसके 100 के अबव 200 के फॉलोअर्स हैं, और ना आपको सस्पिशियस लग रहा है कमेंट सेक्शन, ना आपको फॉलोअर्स में लग रहा है, सब कुछ क्लीन है, फिर भी बाद में पता चलता है कि ये तो ऑर्डर आया ही नहीं, और ऑर्डर आया तो कुछ अलग ही प्रोडक्ट आ गया। तो आपको ऐसे जो प्रोफाइल्स हैं वहाँ पे शॉपिंग करने से पहले वेरीफाई करना है उन्होंने कॉन्टैक्ट ऑप्शन में क्या दिया है। मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे क्या एड्रेस है, वेबसाइट पे जो एड्रेस है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आप कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं mouthshut.com और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो रिव्यूज़ देते हैं हर एक वेबसाइट्स को, हर एक एप्लीकेशन को, तो वो आपको चेक करना है। और वो वेरीफाई करने के बाद आपको जो पेमेंट गेटवे जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सबसे पहले देखना है, क्योंकि ये जो पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं ये डायरेक्ट UPI दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं, कोई ऑथराइज पेमेंट गेटवे नहीं यूज़ करते। क्योंकि जो ऑथराइज पेमेंट गेटवे होता है उनको वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तभी वो वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑथराइज्ड कौन कौन से होते हैं, अगर थोड़ा आप बताना चाहें? ऑथराइज्ड होते हैं जैसे कि हम जब जो हम पेमेंट करते हैं कि मैस्ट्रो कार्ड और डेबिट, जो कार्ड हम यूज़ करके इनपुट देते हैं जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन आएगा, पेमेंट चैनल ना अलग-अलग कि UPI ही जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, COD सब ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे आपको है कि चलो ठीक है, वो भी देखना है कि वो जो वेबसाइट है वो एक्चुअली पर्टिकुलर किसी ऑफिशियल है या नहीं। तो बहुत बार ये होता है कि वहाँ आपने कार्ड डिटेल डाल दिए और कार्ड डिटेल वहाँ से लीक हो गया। आपको सेव नहीं रखना है कार्ड डिटेल ऐसे वेबसाइट्स पे, हम सेव कर देते हैं, सेव पासवर्ड, सेव डेटा, तो वो नहीं रखना है। तो कुछ कुछ ऐसे बेसिक से प्रिकॉशन है ये हमें लेने हैं, तो जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम से बच सकते हैं। शॉपिंग स्कैम से बच सकते हो। तीसरा स्कैम कौन सा? तीसरा स्कैम है जो आजकल एडवांस स्कैम हो रहा है, जैसे कि वॉइस क्लोनिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू स्कैम्स हो रहे हैं। वॉइस क्लोनिंग हो रहा है जिसमें कि विक्टिम के किसी नोन का वॉइस नोट आ जा रहा है या वॉइस कॉल आ रहा है कि बहुत इमरजेंसी है, मुझे सो एंड सो अमाउंट की ज़रूरत है अभी हॉस्पिटल में, या मेरा कोई फ्रेंड हॉस्पिटल में है। ऐसे सिचुएशन में वो वेरीफाई ये नहीं करेगा कि किस नंबर से फ़ोन किया, ये वेरीफाई होता है कि हाँ ये तो मेरा रिश्तेदार है या मेरा आवाज़ पहचान लिया इसकी वजह से। तो ऐसे स्कैम्स में बहुत लोगों ने पैसे गंवाए हैं अपने, ये सोच के कि ये हमारा कोई पहचान का है या रिश्तेदार है, और हमने पैसे दे दिए, बाद में पता चलता है कि उसने तो पता ही। तो आपको कभी रैंडम ऐसे कॉल्स आ रहे हैं तो आप री वेरीफाई करो उस पर्सन के ओरिजिनल नंबर पे कॉल करके,
क्योंकि वॉइस क्लोनिंग जो बहुत ही इजी हो गया, जैसे जो पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिनका अवेलेबल है उनका तो इजी है, और जो नहीं है उनको भी आजकल कंपनीज से 10 कॉल आते हैं, वो कुछ ना कुछ कहते ही है, रेस्पॉन्ड करते ही है। तो वॉइस सैंपल डेटा कलेक्शन कहीं से भी हो सकता है। मतलब ये वैसा ही कुछ स्कैम है जैसे कौन बनेगा करोड़पति के कॉल्स आते होते थे अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कि आप केबीसी के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, जी, तो ये वैसी ही कुछ आवाज़ का वैसे ही जैसे वॉइस नोट आता था, एक पीडीएफ फाइल आता है कि हाँ ये है प्रोसेस, वैसे ही है। बट इसमें ये है कि प्रॉम्प्टली, जैसे कि तुरंत पैसे की रिक्वायरमेंट है, तुरंत चीज़ें की और प्लस रिक्वायरमेंट, विक्टिम को लग रहा है वो लाइव सुन रहा है बातचीत। लाइव सुन रहा है ये बातचीत। और अभी तो वो कॉल भी करते हैं लाइव और प्ले होता रहेगा ऑडियो, और ऐसे स्कैम्स भी होते हैं। तीसरा हो गया ऑनलाइन जो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। ये चौथा आ गया। ये चौथा हो गया जो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हो गया। तो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में बहुत सारे विक्टिम को रैंडमली व्हाट्सएप आता है कि ये कुछ टास्क है, आपको यूआरएल देंगे यूट्यूब के या किसी लेंगे, बस आपको वहाँ पे लाइक करना है और स्क्रीनशॉट शेयर करना है या कमेंट करना है या रिव्यू करना है, कुछ ऐसे ऑप्शंस देंगे। और वो करने के बाद वो आपको बोलेंगे आप स्क्रीनशॉट शेयर करिए। वो करने के बाद आपको कुछ नॉर्मल से अमाउंट 500,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट कर देंगे वो आपके अकाउंट पे। फिर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराएंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि वो आपको एक ऑप्शन देंगे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक 5,000 और आपको हाई रिटर्न्स मिलेगा 15,000। तो मोस्टली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिनको है कि हाँ भाई पैसे इजीली बन पा रहे तो बन जाए, सेकेंडरी इनकम एक सोर्स जनरेट कर लिया जाए, वो लोग सोचते हैं। जिनके पास पैसे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं वो लोग, तो वो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, ग्रुप में ऐड हो गए, एक 15 दिन 20 दिन 1 महीना, वो देखते हैं कि लोग वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं कि हाँ हमें बेनिफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हो गया इतना इतना, तो ये इंटरेस्ट दिखाते हैं थोड़ा। और उनको अप्रोच तो ये लोग करते रहते हैं, क्योंकि ये पूरा उनको भी पता है विक्टिम को कैसे मैनिपुलेट करना है। तो जब उनको अप्रोच किया जाता है तो उनसे वो ये हो जाता है कि हाँ भाई हमें करना है एक नॉर्मल अमाउंट, 10,000 से किसी ने शुरू कर मान जाता है आदमी, मान कि यार जाता है मैं चलो डाल कर देता हूँ, क्योंकि वो देख रहा है कि इसमें तो लोगों को बेनिफिट हो रहा है, लोग डाल रहे हैं कि हाँ मुझे हो गया इस स्टॉक में। और वो किसी रेप्यूटेड कंपनीज का नाम यूज़ करके वो ग्रुप बनाते हैं, और वो बहुत ही प्रोफेशनल लगता है वो ग्रुप और वो लोग जो भी हैं उसके एडमिन। और फिर ऐसा होता है कि इनको एक लॉगिन पैनल दिया जाता है। उस लॉगिन पैनल में ये मॉनिटर कर सकते हैं कि हमने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इतने डे टू डे बेनिफिट्स हो रहे हैं, बट वो विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ का वो कहते हैं कि आपको एक लॉकिंग पीरियड है, उस लॉकिंग पीरियड में आप नहीं कर सकते, उसके बाद ही कर सकते हैं। फिर इन बिटवीन वो उनको एक अच्छा ऑफ़र देते हैं कि ये बड़ा ऑफ़र है, अगर आप करोगे तो इन 2-3 डेज आपको ये रिटर्न आपके अकाउंट में मिल जाएगा और आप इस पर मॉनिटर कर सकते हो। लोगों को लगता है ये वेबसाइट पे बढ़ रहे हैं पैसे तो हाँ चलो विड्रॉवल होंगे, क्योंकि वो डेवलप किया है ऐसा कि जहाँ पे यू कैन विड्रॉ, आप अपना बैंक इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, बट वो करने के बाद अकाउंट में तो आता नहीं है। तो इन्होंने तो इनको कन्विंस कर ही लिया है। फिर कुछ बड़ा अमाउंट डालते हैं, किसी ने 2 लाख डाल दिया, किसी ने 5 लाख डाल दिया, किसी ने 10 लाख डाल दिया, ऐसे करके इन्वेस्ट होता है। और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो पैसे अटक गए, अब इनके आज स्कैम हो गया, ये तो फ्रॉड था। मतलब उन्होंने डेटाबेस ऐसा डिजाइन कर रखा होता है कि फोन पे तो पैसा बढ़ता दिखता है, लेकिन वो खाते में थोड़ी आ रहा है, खाते में नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज, उस ग्रुप में जितने लोग हैं सब उनके होते हैं, जो डाल रहे हैं कि हाँ पैसे बढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं, ये सब उनके ही ग्रुप के लोग हैं। उनका ही ये मोडस ऑपरेंडी है जिसके थ्रू ये विक्टिम को कन्विंस करा देते हैं कि हाँ ये एक ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, लोगों को पैसे आ रहे हैं, और इसमें फंस जाते हैं। तो ऐसे स्कैम से भी बचना चाहिए। ऐसे स्कैम से भी बचना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये स्कैम, फाइनेंशियल फ्रॉड स्कैम हो रहा है। तो 5वां कौन सा स्कैम है? 5वां चैरिटी स्कैम, जो कि मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि चैरिटी जो हम कर रहे हैं वो फंड्स कहाँ जा रहा है। इसमें भी एक बहुत बड़ा स्कैम होता है।
NGOs हो गए, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन को इम्पर्सनेट किया जाता है, वैसे काफ़ी NGOs हैं, काफ़ी डॉग NGO हैं जिनको इम्पर्सनेट किया जाता है, क्योंकि डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स बहुत सारे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आजकल काऊ लवर्स हैं। काऊ लवर्स हैं। फोटो आती है फ़ोन पे जिसपे होता है कि ये काऊ है, इसके पैर में चोट लगी हुई है, अगर आप 500 रुपये 1000 रुपये देंगे तो दवा दारू हो जाएगी। जी, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा चैरिटी स्कैम्स हो रहे हैं, जिसमें कि सोशल मीडिया साइट्स हो गई और पर्टिकुलर जैसे हमने बोला एड्स रन किया है फेक साइट्स पे, फेक NGO पे, गूगल लिस्टिंग फ्रॉड के थ्रू वहाँ पे हो गई। तो लोग एक नॉर्मल जैसे कि छोटे छोटे अमाउंट्स है 500 में 600 रुपीज़ में, पर ये बल्क में हो रहा है। जैसे कि एक दिन में 100 लोगों ने कर दिया 500 रुपया, फिर दूसरे दिन, हाँ, तो यही है। तो और अकाउंट जैसे इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट, जैसे मूल अकाउंट्स जिसे कहते हैं, कि जो अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो रिसीव हो रहे हैं, इसके पीछे भी एक सिंडिकेट है, एक साइबर क्रिमिनल्स का पूरा ग्रुप है जो ऐसे फेक अकाउंट्स बना के सोशल मीडिया पे, जो एकदम ऑथेंटिक लगेगा, ऐसे फेक वेबसाइट्स बना के एड्स रन करते हैं, जिसमें कि नॉर्मल यूज़र्स हैं कि जो देखेंगे कि हाँ यार ये तो किसी एनिमल को लगा है, बहुत प्यार से कर देते हैं, मैं भी कभी कभी करता हूँ, तो ऐसे होता है। पर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, क्योंकि आप वहाँ पे आप अपने इच्छा से, अपने प्यार से आपने तो कर दिया, पर वो एक्चुअली अमाउंट कहाँ जा रहा है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, ये तो आप वेरीफाई नहीं कर रहे हो। इसको वेरीफाई कैसे करोगे, क्योंकि नंबर्स ऑफ पेज है, दिया होता है तो इतना कोई ध्यान नहीं देता नहीं है कि चलो मैंने कर दिया, नहीं देता। और नंबर्स ऑफ अकाउंट है ऐसे NGOs के बहुत सारे हैं। तो कुछ ऐसे लिस्टेड, कुछ ऐसे ऑफिशियल NGOs हैं जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उन पे ही आपको करना है, आपको चेक करना है। जैसे आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट पे बाय करने से पहले आप देखते हैं, जैसे जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया, वैसे ही NGO प्रोफाइल भी चेक करना है, वो लिस्टेड है या नहीं है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो हम हमारे पॉडकास्ट में मेंशन करेंगे, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि लिस्ट ऑफ NGOs जो ऑथराइज हैं गवर्नमेंट बॉडी से, और आप जिन पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्या क्या तरीका है, कौन से अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो, उस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ये ऑथेंटिक है या फेक है। तो ये आप हमें लिंक्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हम डिस्क्रिप्शन में लगा दें, ताकि ऑनलाइन चैरिटी स्कैम से एटलीस्ट लोग बच पाएँ, कि उनको पता चले कि ये सही जगह पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन आप सोचिए ये साइकोलॉजी के साथ कैसा खेला जाता है। हम लोग सुनते आ रहे हैं लगातार कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती है, हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कोई OTP मांगे देना नहीं चाहिए, फिर भी आए दिन हज़ारों केसेस हो रहे हैं, 100 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, हज़ारों केसेस हैं। मैं अभी अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, वो RBI में काम करते हैं, उन्होंने बताया RBI की एक ऑफिसर डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंसी, 40 लाख रुपए दिए, और वो अभी अपना एक तरह से इंटरनली इंक्वायरी कर रही है, जबकि वो पुलिस के पास भी नहीं जा पा रही। ठीक है, तो ऐसे लोग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं वो तक फंस जाते हैं। तो ये साइकोलॉजी क्या है, कैसे अटैक करते हैं ये लोग आप पर? देखिए, ये जो स्कैमस्टर होते हैं ये बल्क में टारगेट करते हैं, इनका पूरा, इनके पास ऑलरेडी डेटाबेस होता है, और इसमें होता है कि सिचुएशन होता है कि मैं बिज़ी हूँ। जैसे अभी बीच में रिक्वेस्ट मनी स्कैम चला था कि हमें आपके फादर ने आप बोला है कि पैसे भेजने के लिए, इंसान बिज़ी है, उसे मैसेज आ गया, वो देखा, वो सोचेगा हाँ एक्स्ट्रा पैसा आया है, मैंने रिफ़ंड कर दिया, फंस गया। तो एक तो हो गया लैक ऑफ अवेयरनेस तो है, क्योंकि बैंक इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है इंसान, बट उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे वो दिमाग नहीं चल रहा, और ऐसी चीज़ें, जबकि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें तो कुछ होती नहीं है। और जब आप एक इतने रेप्यूटेड संस्थानों में जॉब करने वाले लोग फंस जा रहे हैं, जब खुद की ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए अवेयरनेस करती है हर जगह, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ साइबर हाइजीन, जैसे हम डे टू डे रूटीन में नहीं सोचते। जैसे हम रोज़ तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, पर यूज़ करने से पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते कि भाई इस फ़ोन से मेरे कमाए हुए सालों सालों के पैसे कब एक सेकंड में जा सकता है वो,
क्योंकि आपने 10-15 साल मेहनत करके जो पैसे बचाए हैं, जैसे जो पेंशन वाले स्कैम हो गए, जो इतने सारे स्कैम्स हो गए, उस चीज़ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ें जुड़ी हुई है, आपकी पर्सनल चीज़ें जुड़ी हुई है जो बहुत ही सेंसिटिव है। तो आपको अवेयर रहना है। आप फ़ोन यूज़ करते टाइम, कॉल पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते टाइम, मैसेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते टाइम, कुछ भी डाउनलोड करते टाइम, ये एक बेसिक सा हाइजीन जब तक नहीं बनेगा तब तक साइबर क्राइम नहीं रुक। मेरा सवाल फिर भी वही है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर अवेयर, इट्स अबाउट यू आर ऑलरेडी अवेयर बट स्टिल यू आर गेट इन टू दैट ट्रैप। ठीक है ना? तो वो कैसे होता है? क्या ऐसी साइकी होती है कि क्या ये डर है लोगों का कि अचानक से सामने पुलिस वाला बैठा देख लिया तो वो डर जाते हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया? या ये ऐसे ही लोग टारगेट किए जाते हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि उन्होंने कुछ गलत कर रखा है, कि कुछ हो सकता है? और जब हम देखते हैं कि वो वैसे लोग हैं भी नहीं, नॉर्मल लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, कोई काम धंधा करने वाला शख्स है, कोई घरेलू महिला है, 2-2 3 दिन अरेस्ट में पड़े हुए हैं और किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। मोस्टली ये लोग टारगेट करते हैं जो कि सिंगल्स हैं, जो बैचलर्स हैं, जो जिनको बहुत ही ईजिली आइसोलेट किया जा सकता है। इनका मेन टारगेट ये होता है। हर एक साइबर क्राइम के मोडस पे इनका एक टारगेट होता है, उस तरीके से ये इसका एग्जीक्यूशन करते हैं। क्योंकि जो बंदा अकेला है, जॉब कर रहा है, वो किसी से शेयर नहीं कर पाएगा। अगर मैं फैमिली के साथ हूँ, मेरे साथ हो रहा है, तो मैं अपने भाई या किसी का कुछ तो जिक्र करूँगा। अब मैं अकेला हूँ और मुझे सडनली हो गया कि ये ऑफिसर है और मेरा इन्वॉल्वमेंट है किसी ड्रग रैकेट में, और वो ऑन पेपर सब कुछ शो कर रहे हैं, और अब तो मैं फंस गया। अब मेरी बदनामी होगी सोसाइटी में, जॉब जहाँ कर रहा हूँ वहाँ पे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी। ये सोच के जो मेंटालिटी है, जो ह्यूमन टेंडेंसी है कि भैया मेरा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या अगर ये ऑफिशियल दिखा, मतलब हम बिलीव कर लेते हैं कि ये तो एक्चुअली ये सच है, और अगर मेरी गलती भी नहीं है लेकिन सोसाइटी ये समझ लेगी कि नहीं मैंने कुछ किया होगा। इस चक्कर में आदमी छुपाता है। क्योंकि आजकल जैसे न्यूज़ और जो ऑनलाइन मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ आ जाती है, लोगों को डर लगता है कि यार मेरा भी ना आ जाए, क्योंकि यही टेक्निक ये यूज़ करते हैं। मतलब कितने लोग हैं जिनको एक वीडियो कॉल आती है, सामने से कोई न्यूड बैठा हुआ है या जो भी है, और वो स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है या अचानक से उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर उनको पर्सनल पे भेजा जाता है और धमकी दी जाती है कि ये मैं तुम्हारी बीवी को भेजूंगा, या ये मैं तुम्हारे पति को भेजूंगा, ये बच्चे को भेजूंगा और तुम्हें बदनाम करूंगा। ये जो सेक्सटॉर्शन स्कैम है, इसमें एग्जैक्टली इसी तरीके से होता है। इवन इसमें एक फेक नंबर से पुलिस वाले बन के कॉल भी आता है कि हाँ तुमने इस लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया है। न्यूज़ रिपोर्टर के नाम से आता है कि तुम्हारा हम न्यूज़ डाल रहे हैं, तुमने ऐसा किया है, हमको भी नहीं छोड़ा। हाँ, तो वो हर एक तरीके से उस पर्सन के मेंटली उसको हैरेस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो परेशान होके पैसे दे दे, क्योंकि ओवरऑल इनका मोटिव है पैसा, फाइनेंशियल फ्रॉड, जो ऐसे स्कैम्स है। तो आप जब मेंटली डिप्रेस हो जाओ, हैरेस हो जाओ, पैनिक सिचुएशन हो, तो क्या करोगे? ऐसा लगेगा चलो पैसे देके छुटकारा मिल रहा है, दे देते हैं। ये होता है, इस चीज़ में इंसान फंस जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो टेलीग्राम की दुनिया है ये कितनी ख़तरनाक है। जैसे मैंने अपने फ़ोन में कभी टेलीग्राम रखा ही नहीं, मेरे को लगता है कि ये सबसे वाहियात ऐप है जो कल को मुझे कहीं भी दिक्कत में डाल सकती है। तो टेलीग्राम कैसी ऐप है? क्या किसी को उसको रखना चाहिए? क्या उसका कोई एथिकल यूज़ भी है जो किया जा सकता है? और किस तरह से टेलीग्राम इकलौती एक ऐसी ऐप बन जाती है जिससे आदमी फंस भी सकता है? टेलीग्राम एक चैट कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है जो कि व्हाट्सएप की तरह, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, पर एक अब ये बन चुका है एक ब्लैक मार्केट, जहाँ पे जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं ऑनलाइन, जितनी मैक्सिमम इलीगल चीज़ें होती हैं सब टेलीग्राम पे ही होती हैं। जितने भी स्कैम्स हैं, चाहे कोई डेटाबेस की हम बात कर ले, सब कुछ वहाँ पे होता है। वहाँ पे कुछ ऐसे स्कैमस्टर्स हैं जो कि OTP सेल करते हैं, जैसे कि जो ये फ्रॉड में हमें व्हाट्सएप नंबर से कॉल आता है जो यूज़ होता है, ये इनके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ये
बॉट एप्लीकेशन के थ्रू OTP जनरेट करते हैं और उसके थ्रू इजीली ये आपको जिसको फ्रॉड करना है उसने बाय कर लिया इनसे UPI पेमेंट करके, इसको एक नया नंबर मिल गया, उस नंबर से इन्होंने कर दिया किसी को कॉल, थ्रेड्स दे दिया। तो बहुत ही जैसे AI टेक्नोलॉजी को टेलीग्राम में यूज़ करके एक बॉट क्रिएशन करना, उस तरीके से बहुत ही क्रिमिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है टेलीग्राम। तो ये फ़ोन का एक डार्क वेब है, फ़ोन के अंदर फ़ोन का एक डार्क वेब है, आपने इंस्टॉल करके रखा है तब तक आपको देखिए आप हर ऐप को एक्सेस दे ही रहे हैं। वैसे अब तक ये नहीं पता चला है कि इन्होंने कभी यूज़र्स के साथ इस लेवल पे डायरेक्ट टारगेट किया, बट उस प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं जो हैं वो सब क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका कहीं ना कुछ अनऑथराइज चीज़ें हैं, वही लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, वही चीज़ें हो रही है। उसको बेस इसलिए बनाया जा रहा है कि वो बहुत ईजिली गवर्नमेंट बॉडी के साथ, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट को कहीं से भी कोई भी डेटा मंगाना है तो उनका जो डेटा सेंटर होता है, जैसे मेटा का डेटा सेंटर है यहाँ पे, टेलीग्राम का नहीं है। टेलीग्राम का सपोर्ट एक्सेस है, वो भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है हर एक कंट्री की कि हाँ ये तो फॉरेन की कंपनी है पर ये जो उसके यूज़र्स है उनका डेटा देगी या नहीं देगी, उसकी जो लॉ होता है, उसका जो पॉलिसी होता है, उस हिसाब से वो शेयर करते हैं। तो इस मामले में टेलीग्राम बहुत ही पीछे है, वीक है, बहुत ही वीक है। वो इंफॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड नहीं करते हैं पहली चीज़ वो, और प्रोवाइड करते भी हैं तो बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि हाँ आ गया मिल गया तब इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, क्योंकि जब तक वो जो प्लेटफॉर्म पे जिसके साथ स्कैम हो रहा है वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, उनके IP लॉक्स नहीं आएंगे, उनके डिटेल्स नहीं आएंगे, तो फिर हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करें। तो टेलीग्राम को भी कुछ ऐसा वेरिफिकेशन सेटअप रखना चाहिए जिससे कि जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है या जो भी यूज़र्स है, एक यूज़र 10 अकाउंट, क्योंकि बेसिकली नंबर के थ्रू आपने बना सकते हो टेलीग्राम अकाउंट, तो वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्टेड मोड भी होना चाहिए। और उनका प्लेटफॉर्म है, उनको तो पता है, उनकी इंटरनल एक सेटअप होना चाहिए कि जैसे जितने ऐसे ग्रुप्स हैं जो अनऑफिशियल ऐप्स दे रहे हैं मार्केट में, जो अनऑथराइज है वो ऐप इंस्टॉल करने बोल रहे हैं, जो साइबर फ्रॉड्स कर रहे हैं वो ग्रुप्स, उनको बैन करना चाहिए। उनका एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जिसपे कि यूजर्स रिपोर्ट कर पाए, उनका एक ग्रीवियंस रिड्रेसल होना चाहिए जहाँ पे इजीली सपोर्ट एक्सेस मिल पाए। यानी कि मोटा माटी देखा जाए तो टेलीग्राम का कोई माई बाप नहीं है कि आप जाएंगे आप मांगेंगे और वो मिल जाएगा, जैसे व्हाट्सएप के केस में। जी हाँ, जैसे कि उसका डेटा सेंटर नहीं है, इसकी वजह से उसका व्हाट्सएप का है डेटा सेंटर, मेटा का है, सबका है, मेटा का है, सब है। और व्हाट्सएप तो वैसे भी आपका चैट कहीं ये नहीं करता, स्टोर नहीं करता, और जस्ट इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए जो चाहिए डिपार्टमेंट को वो प्रोवाइड करा देता है। व्हाट्सएप की बात हो रही है तो व्हाट्सएप का एक बड़ा ये सुनने को मिलता है कि व्हाट्सएप क्लोन हो गया, ठीक है ना। व्हाट्सएप क्लोन होने के बाद अंदर की चैट्स लीक हो गई, फ़ोटोज़ लीक हो गई, सब हो गया। तो ये व्हाट्सएप क्लोनिंग क्या चीज़ होती है और व्हाट्सएप कितना सेफ़ है? देखिए, व्हाट्सएप क्लोनिंग हम कहें या व्हाट्सएप हैकिंग करें, इसमें जैसे कि व्हाट्सएप ने जो फीचर दिया है लिंक डिवाइस, कि आप अपने फ़ोन का व्हाट्सएप वेब व्हाट्सएप पे भी चला सकते हो और मल्टीपल अलग अलग डिवाइस पे चला सकते हो। तो कुछ लोग इस चीज़ का यूज़ करके, जैसे कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे कि आप लिंक डिवाइस किए, जो लिंक डिवाइस हम वेब में यूज़ करते हैं वैसे ही वो फ़ोन में आपने वहाँ पे स्कैन कर लिया, आपका व्हाट्सएप यहाँ पे पूरा वेब पे खुल जाता है। वेब पे जैसे खुलता है वैसे फ़ोन में ही खुलेगा, उस एप्लीकेशन में खुलेगा, उस एप्लीकेशन में आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे होता है ये ऐसे ऐप हैं कुछ जहाँ पे कि जैसे आप QR कोड स्कैन करते हो वैसे QR कोड स्कैन करने, जैसे स्कैन हुए वैसे ही इस फ़ोन में जो व्हाट्सएप है वो यहाँ एक्टिव हो जाएगा। ये हो गया फिजिकल वाली बात होगी। और जो बात कुछ ऐसी होती है जैसे कि रिमोटली के कुछ अफवाह चलते हैं कि भाई आपका व्हाट्सएप डायरेक्ट हैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। व्हाट्सएप हैकिंग होती है, फ़ोन हैकिंग भी होती है, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे आपने कुछ शेयर किया है, कुछ लिंक ओपन किया है, कुछ फाइल ओपन किया है, तभी जाके आपका हैक होगा। बिना कुछ एग्जीक्यूशन किए आपका हैक नहीं होगा।
मतलब अगर सामने से कोई लिंक आया हमारे पास, हमने उस लिंक पे क्लिक कर लिया तो व्हाट्सएप हैक होने के चांसेस हैं। तो पॉसिबिलिटी है। जैसे साइबर क्रिमिनल्स अलग अलग नए नए तरीके ढूंढते हैं स्कैम्स के। जैसे इंस्टाग्राम पे वोटिंग के, कि आपकी किसी फ्रेंड के डीएम से आपको मैसेज आया कि यार वोट कर दे, मेरा ये कैंपेन है या ये है। आपने तो ओपन किया वोटिंग के लिए, वोटिंग तो किया आपने, बाद में आपको वापस ऑप्शन आएगा लॉगिन पेज, लॉगिन कर लो या अपना इन्फॉर्मेशन डाल दो। फिर जैसे ही आप डालोगे वो हैकर कर जाता है, हैकर लॉगिन करके आपको आपका क्रेडेंशियल चेंज कर देता है। तो व्हाट्सएप में भी अलग अलग, जैसे व्हाट्सएप ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाया है, ईमेल आईडी आप लिंक कर सकते हो, ये लाया है। तो धीरे धीरे ऐसे एप्लीकेशन भी अपने यूज़र्स की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या कोई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हैकर बनाने की भी? कहाँ से बनते हैं इतने लोग हैकर्स? कैसे इतने ज़्यादा लोग स्कैमर्स बनते चले जा रहे हैं? क्या कोई पढ़ाई होती है इस चीज़ की क्या कोई? देखिए, हैकिंग इस तरीके से तो कोई सिखाता नहीं है कि आप, और कोई भी ऐसे प्रैक्टिकल लेवल पे कोई इंस्टीट्यूट भी आपको नहीं सिखाता कि वो तो आपको ही R&D करके आपको सीखना है। आप अच्छे कॉज के लिए सीख रहे हो, गलत के सीख रहे हो, वो डिपेंड करता है। एथिकल हैकिंग के कोर्सेज हैं, लेकिन हैकिंग तो कोई नहीं सिखाता। हैकिंग तो कोई नहीं सिखाता। दूसरी चीज़ ये है ना कि ये जो स्कैमस्टर्स हैं, जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं। ये बहुत ही, जैसे हम देखे हैं बहुत सारे जो रूरल एरिया से भी बहुत स्कैम्स होते हैं। जामताड़ा कितना मशहूर हुआ, जामताड़ा राजस्थान, भरतपुर, जहाँ पे कि जो OLX आर्मी वाला स्कैम है, जहाँ पे वो सब वहीं से होता है। तो इनको टेक सेवी नहीं है ये, बट इनको पता है इस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, कि एक किसी को फंसाना है तो किस तरीके से फंसा सकते हैं, वो उस चीज़ का नॉलेज रखते हैं। और अब क्या हो रहा है ना कि जो लोग सिंडिकेट नहीं भी रन करते तो वो इंडिविजुअली कर रहे हैं, इजी मनी, बहुत ही इजी पैसे जनरेट कर पाते हैं इस तरीके से जो फ्रॉड कर रहे हैं। तो जो लोग कुछ ऐसे हैं जिनको नीड है, जिनको नॉलेज है, वो लोग भी ऐसे स्कैम कर रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं ज़रूरत का मसला है ये सारा, जिसको करना है वो कर ही लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, डिपेंड्स कि वो कितनी शिद्दत से लगा हुआ है उस चीज़ में। जी, ठीक बात है आपकी। एक सर, हम लोग ना बड़ी बात सुनते हैं VPN की, है ना, कि यहाँ पे अगर किसी देश में कोई चीज़ बैन है, ऑनलाइन आप नहीं खोल सकते हैं, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा उसका वर्ल्ड वाइड वेब पे, तो आप उसको VPN के ज़रिए खोलते। तो VPN कितना सेफ़ है? क्या होता है VPN? किस तरह से काम करता है ये? और क्या इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं? देखिए, VPN एक 2-3 तरीके के होते हैं मार्केट में। जैसे कि हम जिसे प्रॉक्सी भी कहते हैं, वो VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं हम उसे। तो उसमें होता ये है कि कुछ VPN है जो पेड है, कुछ है जो फ्री है। मोस्टली जहाँ पे मोस्टली दुनिया फ्री यूज़ करती है, उसमें भी मल्टीपल टाइप्स के ऐप्स हैं। आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें जो एड ऑन प्लगइन्स होते हैं वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उस VPN को, जो ऑटोमेटिकली आपका IP चेंज करता रहेगा, बट आपको एड्स देगा। एड्स आपको आते ही हैं, जब भी आप फ्री VPN यूज़ करोगे तो आपको एड्स ज़रूर आएंगे, एड्स आपको आना ही है। तो वो एक VPN कंपनीज़ ने VPN बनाया है जहाँ पे कि लिस्ट ऑफ IPs है, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड डेटाबेस का IP है, जो कि चेंज होता रहेगा। आपने आज US की IP यूज़ कर ली, जो बैन है, वो आप एक्सेस कर सकते हो इस IP से। तो इस तरीके से VPN और प्रॉक्सी काम करता है, बट ये अनसेफ भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि आप कुछ ऐसे VPN हैं जो इंस्टॉल कर रहे हो, बट उसके पीछे मालवेयर हो सकता है, क्योंकि VPN एक ऐसी चीज़ है कि जो टेक्निकल, जिनको नॉलेज है, जो टेक से भी है, वो लोग ही ज़्यादा उसमें एक्सप्लोर करते हैं, उसमें कोशिश करते हैं जानने की, समझने की या यूज़ करने की। तो जो फ्रॉडस्टर्स हैं उन्होंने स्प्रेड करके रखा है कुछ फ्री VPNs इस तरीके से, जिसमें मालवेयर एम्बेड हो या जिसमें एडवेयर हो, जो कहीं ना कहीं बैकएंड में ये करें। बाकी ओवरऑल VPN का यूज़ तो इसी पर्पस से है कि आपको अपनी जो भी रेस्ट्रिक्टेड साइट्स हैं या जो भी आपकी वर्चुअल आइडेंटिटी छुपाना, क्योंकि एक वर्चुअल आइडेंटिटी आपकी IP एड्रेस है, जैसे कि IP के थ्रू ही सब ट्रैक होता है। तो आजकल डिपार्टमेंट को भी बहुत ही डिफ़िकल्टीज आती है जब VPN यूज़ हुआ है, VoIP कॉलिंग यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे इसको ट्रैक करना थोड़ा सा नॉर्मल पहले जैसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट
कॉल लिस्ट आ गए, ट्रेस कर लिया। क्योंकि वो वहाँ का नेटवर्क ही नहीं दिखा रहा है वो कि कहाँ वो से नेटवर्क access कर नहीं रहा है दिखा रहा है, पर इससे ये पता चल जाता है कि ये आईपी, जैसे इसका भी डेटाबेस है अब्यूज आईपी में, कि ये आईपी कहाँ कहाँ यूज़ हुई है, किस किस पर्पस से यूज़ हुई है, कितनी जगह उसको रिपोर्ट किया गया है, प्लस उस आईपी कौन सी कंपनी से थी वो। तो डिपार्टमेंट कभी उस कंपनी से अप्रोच करता है कि ये इस क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हुआ है, हमें इसका अनमास्क आईपी चाहिए। क्योंकि जब वीपीएन कनेक्ट होता है तो आपका ओरिजिनल आईपी वो स्टोर करता है, क्योंकि कल को कुछ बड़ा भी होता है, जैसे टेररिज्म वाली चीज़ें हो गई, ऐसे बहुत सारे हॉक्स मेल आते हैं, बाद में ट्रेस किए जाते हैं। तो पॉसिबल सब है, बट वो एक टाइम, वो एक चीज़ें लगेंगी, तो वो प्रोसेस लंबा हो जाता है। ठीक बात है आपकी। सर 5 मस्ट ऐप्स जो आपके फ़ोन में होनी चाहिए, 5 ऐप। जी देखिए, आप कुछ एप्लीकेशन हम कहें या फिर इनबिल्ट सिक्योरिटी कहें, क्योंकि एप्लीकेशन ओवरऑल तो एक तरीके से ही काम करती है। जैसे हमने मालवेयर की बात की, तो मालवेयर हो गया। जैसे हमारे फ़ोन में फाइंड माय डिवाइस इनबिल्ट ही होता है, जो कि हमारी डिवाइस थेफ्ट हो जाए तो हम यूज़ कर सकें। जैसे कि हम कुछ ऐसे इनबिल्ट सिक्योरिटी है, जैसे जो प्ले स्टोर है हमारा, तो वहाँ पे प्ले स्टोर में एक स्कैनिंग ऑप्शन है, जो हमारा जितने हम ऐप्स इंस्टॉल करते हैं वो ओवरऑल स्कैन करता है उस चीज़ को, तो वो एनेबल रखने हैं। गूगल लोकेशन एक्यूरेसी जो हमारी है फ़ोन की, क्योंकि हम हर टाइम तो हमें, जैसे हमने जीपीएस ऑन रखा है पर एक्यूरेसी ऑफ रखी है, तो हमारा लोकेशन नहीं जाएगा हर टाइम, जिसको कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हमारा हम लोकेशन कहीं ना कहीं शेयर हो रहा है, सस्पिशियस लगता है उन्हें, तो वो एक चीज़ हो गई। और 5वां हो गया कि एक हैव आई बीन पॉन्ड करके एक पोर्टल है, जहाँ पे कि आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट एक एप्लीकेशन है, कि आपका ईमेल कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। मतलब कहीं डेटाबेस लीक में हुआ है, या कहीं किसी आप जैसे कि बहुत बार बल्क में किसी कंपनी का डेटाबेस हैक हो जाता है, लीक हो जाता है, तो कहाँ एक्सपोज हुआ है, डार्क मार्केट में कहीं हुआ है, डार्क वेब पे कहीं हुआ है, तो उस पोर्टल के थ्रू आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक बात। अक्सर हम देखते हैं लैपटॉप जो लोग यूज़ करते हैं ना, ज़्यादातर वो इतना डर फैल चुका है कैमरा का कि उस पर टेप लगा के रखते हैं। कैसे पता चलता है, कैसे वो कैमरा हमें देख सकता है, क्या चीज़ें होती हैं, और उससे भी कैसे बचा जा सकता है कि वो टेप लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े लैपटॉप पे? जी देखिए, कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो हम ओपन करें, यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे कि हमने एक लिंक क्रिएट किया, हमने भेज दिया, वो लिंक आपने ओपन किया, आपने उसको ओके कर दिया, अलाउ कर दिया, तो इमीडिएटली वो आपके कैमरे का स्नैप ले लेगा, एक्सेस ले लेगा, आपके करंट जो फोटोज़ है वो कैप्चर करके बैकएंड में चले जाएगा। बैकएंड जो क्लाउड सर्वर है, जहाँ से हैकर बैठ के एक्सेस कर सकता है, वहाँ पे चले जाएगा। तो इसका मोटा मोटा ओवरऑल ये है कि आपको कोई भी सस्पिशियस लिंक, कोई भी सस्पिशियस एप्लीकेशन ओपन नहीं करना है। जैसे फ़ोन में है वैसे ही एक लैपटॉप है, लैपटॉप एक डिवाइस है, वैसे ही मोबाइल हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, दोनों का प्रोसेस सेम है और कुछ अलग नहीं है। इसमें .x फाइल विंडोज़ के सिस्टम पे प्रोसेस करता है, जैसे एंड्रॉयड में APK करता है, तो सेम है कि आपको कोई भी अनऑफिशियली .x फाइल ओपन नहीं करना है, क्योंकि आपने वो किया तो आपका पूरा रिमोटली एक्सेस चले आएगा। और ये जो कनेक्टिविटी है वो है इंटरनेट। आपको ऐसा लग रहा भी है आपका फ़ोन हैक हुआ है, डिवाइस हैक हुआ है, सबसे पहले आप उसको डिस्कनेक्ट करिए इंटरनेट से, क्योंकि जब तक इंटरनेट ऑन है तो वो डेटा आपका वहाँ पे सप्लाई हो रहा है, जा रहा है क्लाउड स्टोरेज पे, तो वो आपने रोक दिया। उसके बाद आपको एनालाइज करना है और उसके बाद फाइंड आउट करना है कि मालवेयर था या जो भी है। कोई भी ऐप हम लोग इंस्टॉल करते हैं जब फ़ोन में, तो वो हमसे डेटा एक्सेस मांगता है, हम लोग दे देते हैं क्योंकि हमको वो यूज़ करना है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने अनइंस्टॉल कर दी वो ऐप, उसके बाद भी वो पीछे बैकग्राउंड पे रन हो रही है। क्या ऐसा होता है या सिर्फ क्या चीज़ें होती हैं ये, और अगर ये ऐसा है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, जो ऐप अनइंस्टॉल हो गई है वो बैकग्राउंड में नहीं प्रोसेस हो सकती, बट कुछ ऐसे ऐप्स है, जैसे मैंने बताया कि वो आपने इंस्टॉल कर दिया तो आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और वो ऐसे ऐप्स दिखते हैं कि जो सिस्टम फाइल्स लगेंगे आपको, क्योंकि आप उसको अनइंस्टॉल करने के सोचेंगे भी नहीं, और जब आप करेंगे तो आपको वहाँ पे अनइंस्टॉल ऑप्शन ही नहीं आएगा, वो आप क्लिक
क्लिकेबल नहीं होगा वो, इसकी वजह से। तो वो एक ये चीज़ है, इसके लिए आपको कुछ ऐसे सिक्योरिटी ऐप्स यूज़ करने जहाँ से कि वो डिटेक्ट किया जाए और ऐसे ऐप इंस्टॉल ही ना हो। ठीक बात है। आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है मुंबई में, जैसा कि हमारे इंटरव्यू से पहले भी बात हो रही थी, तो अगर आप दर्शकों को बता पाएँ कि कौन कौन से सेलेब्स हैं जिन्होंने आपको अप्रोच किया और किस तरह की दिक्कतें आई उन लोगों को, जो आपको लगा कि इसको लेकर भी एक अवेयरनेस जो है वो सोसाइटी में होनी चाहिए। जी, रिसेंटली तो अंकुश भागुना जो इन्फ्लुएंसर है उनके साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुआ था, उन्होंने अप्रोच किया है। और टीना डट्टा हो गई जो टीवी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने उनके साइबर ट्रॉलिंग हुई थी उनके साथ। और काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं मैं जो काफ़ी ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ हेल्प की है, जिनका अभी रिसेंटली कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट हैक हुए हैं, सोशल मीडिया हैक हुए हैं। आप क्लाइंट प्राइवेसी के चक्कर में नहीं बता रहे हैं या आप बताना नहीं चाह रहे हैं अभी? नहीं, हम नाम वैसे रिवील भी नहीं कर सकते हैं, ये एक ओके। ये एक्चुअली इस बारे में नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, ये एक्चुअली इस बारे में कि लोगों को अवेयरनेस फैले कि इतने बड़े सेलेब्स को भी दिक्कतें आती हैं, तो आप लोगों के लिए तो बहुत, ऐसे नॉर्मल लोगों को तो बहुत बच के रहना चाहिए। देखिए, ऐसे बहुत सारे सेलेब्स हैं जिनके साथ, अरे बता दीजिए महाराज, एक बार नाम ही बता दीजिए किन की बात कर रहे हैं आप। क्या क्या था, कौन कौन सेलेब्स थे जिनके लिए आपने काम किया है? हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, किन किन सेलेब्स? हमने तो ओवरऑल ऑलमोस्ट बहुत सारे इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े नाम, जैसे अनन्या पांडे के साथ ट्रॉलिंग हो रही थी, तो उस पर उनको टारगेट करके ट्रॉल किया जाता था। कमेंट सेक्शन में हो गया है, उनको टारगेट किया जाता है कि हाँ भाई इस XYZ, जैसे कुछ फैंस होते हैं जो कि पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो उनको टारगेट करके उनको हैरेस करना, DM करना, हर एक कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ऐसे बॉम्बिंग करना, इस तरीके के हैरेसमेंट हो गए। काफ़ी अलग अलग टाइप्स के लोग फेस करते हैं। जैसे रश्मिका मंदाना के साथ AI का स्कैम हुआ था, जिसमें कि उनका वीडियो लीक हो गया कि हाँ AI के थ्रू जनरेट करके। तो मल्टीपल ऐसे स्कैम्स हैं, ऐसे साइबर क्राइम्स हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फेस करता है और उनके साथ होता रहता है डे टू डे बेसिस पे। तो आप उनकी मदद किस तरीके से करते हैं? हम मदद करते हैं उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, कि अगर कुछ चीज़ें लीक हो गई है तो उसको कंट्रोल करना, कुछ हैरेसमेंट हो रहा है तो उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस पर कौन ये कर रहा था। तो इस तरीके से हम उसको टारगेट करते हैं और उस हिसाब से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और ताकि ये आगे ना हो इस तरीके से उनको गाइड करते हैं कि क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या नहीं लेना है। कंसल्ट करते हैं हर एक चीज़ में, और वो हमसे कंसल्ट लेते हैं इस चीज़ को लेके कि कभी उनका हैकिंग हो जाए, फ़ोटो लीक हो जाए, या डे टू डे यूसेज में वो भी एक्टिव है क्योंकि उनका काम ही इस चीज़ से जुड़ा हुआ। तो जो भी फेस करते हैं डिफ़िकल्टीज, तो वो अप्रोच करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, एक फ़ॉरेन से कॉल्स आती हैं हिंदुस्तान में, लेकिन आजकल हम देखेंगे तो खबरें आती है कलकत्ता से, गुरुग्राम से, चंडीगढ़ से, कि कॉल सेंटर से फ़ॉरेन में बैठे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है और उनका पैसा एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे कॉल सेंटर्स को लेकर क्या कोई नियम है, क्या है, मतलब क्या आप लोगों के सामने भी कभी ऐसी स्थिति आई कि इन लोगों को पकड़ना है, या किस तरीके से पकड़ा जाएगा? हमने किया है ऐसे कॉल सेंटर्स पे काम। बस्ट किया आपने ऐसे? बस्ट किया है हमने, तो रिसेंटली ही किया है। तो वहाँ पे ऐसा था कि इंफॉर्मेशन मिली थी, पुलिस को टिप मिली थी कि सो एंड सो प्लेस में कॉर्पोरेट ऑफिस है, जहाँ पे बेसिकली ये सब तो नाइट शिफ्ट चलता है इंडिया से जो चलता है, क्योंकि वहाँ पे दिन होता है तो उनको टारगेट करना है। तो इनके पास मेडिसिन्स के लिस्ट हैं जो कि इलीगल मेडिसिन्स हैं, जैसे कि बैन है वहाँ पे भी यहाँ पे भी। उस मेडिसिन्स को ये लोग सेल करते थे, VoIP कॉलिंग, कुछ सॉफ्टवेयर। जैसे जब हमने रेड किया तो वहाँ पे हमें 3-4 माइनर बच्चे मिले 17 साल के जो काम कर रहे हैं। तो ये लोग इंटेंशनली ऐसे बच्चों को रखते हैं कि जिनके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ना हो, क्योंकि देखिए जुवेनाइल, ज़्यादा से ज़्यादा जुवेनाइल कस्टडी में जाएंगे वो, और वो भी ऐसे हैं कि जिनको
कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो इतने लेवल पे हो सकता है चीज़ें। तो वो लोग इलीगल मेडिसिन सेल करते हैं, उनके पास पूरा डेटाबेस होता है कि नाम, नंबर, डिटेल्स। तो इसमें 2 तरीके के स्कैम होते हैं। एक तो ये कि जो उनसे उनका कस्टमर सपोर्ट, उनसे वो कस्टमर सपोर्ट के नाम पे कुछ फाइल इंस्टॉल करा दिया, उनका डेटाबेस ले लिया और फिर उसको स्कैम में यूज़ किया। दूसरा होता है कि उनको कन्वेंस कर लेना, क्योंकि ये एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं, इंटरनेशनल नंबर से कॉल जाता है और कि आपको ये मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, आपने किया था और एक्चुअली वो उन्होंने सर्च किया होता है, उन्होंने रिक्वायरमेंट रेज की है। तो इनको ये जो मेडिसिन्स भेजते हैं वो बैड क्वालिटी की, क्योंकि जैसे वाइग्रा हो गया और कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें जो उनको रिक्वायरमेंट होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है या जिनका है, ऐसे लोगों का उनके पास डेटाबेस होता है और ऐसे लोगों को वो टारगेट करते हैं। और फिर जो पेमेंट गेटवे है जहाँ से ये कार्ड डिडक्शन करते हैं, अमाउंट कट ऑफ कराते हैं, रिसीवर है, तो इसमें बहुत बड़ा इसमें भी सिंडिकेट है, ये जो कॉल सेंटर स्कैम्स का चलता है। क्योंकि डिफरेंट एक पर्टिकुलर अकाउंट पे आप मल्टीपल टाइम्स पैसे नहीं ले सकते, आपको मल्टीपल अकाउंट चाहिए। वो अकाउंट प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं, हवाला के थ्रू होता है ये पैसे, इसमें भी चलता है। तो इसमें अभी जो हमने किया था काम केस में, इसमें भी सेम था, उन्होंने टारगेट किया था बाहर के लोगों को। कुछ लोग हैं जैसे कि जो सच में स्टॉक करते हैं कुछ ऐसे मेडिसिन जिसमें इंटरनल फार्मा के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ऐसे मेडिसिन स्टॉक करके आप भेजना, तो इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ नाम के लिए फ्रॉड किए कि हाँ हम भेज देंगे, अपने आप को बताया ये फर्म से हैं हम, और जैसे यहाँ पे स्कैम होता है वैसे वहाँ के लोगों को यहाँ की पब्लिक स्कैम करती है फ्लुएंट इंग्लिश में, VoIP सॉफ्टवेयर यूज़ करके, इंटरनेशनल नंबर से कॉल करके। इस तरीके से वो डायलर होता है उनका, वो डायलर सॉफ्टवेयर पे इंटरनल सब जितने सिस्टम में कनेक्ट होते हैं, कितने लीड जनरेट हो रहे हैं वो वहाँ पे शो होता है, कितने सेल्स हो चुके हैं वो उसमें अपडेट आएगा। तो एक एडमिन एक्सेस होता है जहाँ से वो पूरा एक्सेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है और आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं। मतलब ये किस तरह से है, जैसे एक शेयर ट्रेडिंग कंपनी काम करती है, कितने शेयर बिक गए, कितने रह गए, इसी तरीके से उनका स्टॉक कितना बिक गया, कितना रह गया, कितनों के साथ फ्रॉड हो गया, कितनों के साथ नहीं हुआ, ये सब उनका एक तरह से रियल टाइम में चलता रहता है। रियल टाइम में चलता है। हमने जब उनको पकड़ा तो 2 कॉल एक्टिव थे, तो हमने बोला ये कॉल कहाँ चल रहे हैं, हमने तो सबको ऑफलाइन किया है, तो 2 लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। और फिर हमने पूछा उनका नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पे कॉल एक्टिव दिखा रहा है, तो वो समझ में आ जाता है पूरा सिस्टम में कि हाँ क्या चल रहा है, इनका कितना हुआ है। तो ये वर्क फ्रॉम होम वाले पकड़े गए, फिर वर्क फ्रॉम होम वाले को भी बाद में पकड़ा गया होगा। चलिए बढ़िया है, कम से कम वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा नहीं हुआ उनको। आखिरी सवालों में अगर हम लोग चलें तो पहला यही है कि अगर किसी की फ़ोटो सोशल मीडिया पे AI जनरेटेड फ़ोटो हो या मॉफ्ड फ़ोटो हो, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर चली जाए तो क्या उसको कॉल बैक किया जा सकता है? जी देखिए, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेटा का ही डेवलप किया गया टूल है, टेक इट डाउन। तो मैं URL शेयर करूंगा आपसे, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं ये डाल सकते हैं। तो उस टूल के थ्रू जो फ़ोटो लीक हुआ है वो पर्टिकुलर फ़ोटो कुछ ऐसे पॉर्न साइट्स हैं जिनके साथ मेटा ने टाई अप किया है कुछ, क्योंकि ओवरऑल जो पोर्नोग्राफी साइट्स है उनका इंटेंशन ये नहीं है कि वो आपको हार्म करे या टारगेट करके करे, वो अर्निंग कर रहे हैं एड्स के थ्रू, जो विजिटर से व्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से। तो इसीलिए वहाँ पे आप रिपोर्ट या आपको कंटेंट रिमूवल पॉलिसी वो सब प्रोसेस होता है। तो जिस भी विक्टिम के साथ ऐसा हो रहा है तो वो टेक इट डाउन टूल यूज़ करके जो आपका पर्टिकुलर फ़ोटो लीक हुआ है वो आपको वहाँ अपलोड करना है। आप अंडर 18 हो, एबो 18 हो, वो सेलेक्ट करना है। कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस होंगे, वो करने के बाद आपको वो पर्टिकुलर फ़ोटो या वीडियो अपलोड करना है। फिर ये एक हैश जनरेट होता है जिसके मेटा डेटा के हिसाब से वो, जैसे AI टेक्नोलॉजी है, फेस के थ्रू, बॉडी के थ्रू, स्किन टोनिंग के थ्रू एनालाइज करता है, वैसे वो मेटा डेटा और इसको एल्गोरिदम यूज़ करके एनालाइज करेगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो फोटो कहाँ कहाँ है। जिनके साथ मेटा का टाई अप है वो सब प्लेटफॉर्म और मेटा का जो प्लेटफॉर्म है उससे तो वो इमीडिएटली विद इन अ फ्यू आवर्स रिमूव हो जाएगा।
एक और ऐसी वेबसाइट है stopnci.org जो सिमिलर चीज़ें करती हैं, जो ओवरऑल वेब पे ऐसे कुछ कंटेंट है, उनका मेन यही मोटिव है कि ऐसे जो सिचुएशन में जो विक्टिम है उनको हेल्प करके इस ऐसे कंटेंट का रिमूवल किया। क्या नाम है? NCA stopnci.org। मैं लिंक शेयर कर stopnci.org। ये एक ऐसी वेबसाइट है कि मेटा तो हो गया, चलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए, या कुछ फॉन है और कुछ मल्टीपल वेबसाइट है जिनके टाइम, और जो ये आप बता रहे हैं stopnci.org, ये पूरे गूगल पे अगर कहीं कुछ चला जाए तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। उसको रिमूव करने के लिए करता है। इवन गूगल का आप एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, जहाँ पे ऐसे कोई कंटेंट है और आपको लग रहा है रिमूव करना है, तो आप अगर वहाँ पे उनको URL और प्रॉपर डिस्क्राइब करके कंप्लेंट रेज कर रहे हैं तो वो भी अपने एंड से उस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंप्लेंट का फर्क पड़ता है, कोई असर होता है? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। इनका जो ऐसे साइट्स होती हैं जो जहाँ पे ये वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पे भी उनका सपोर्ट मेल है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि बहुत बार ईमेल नहीं मिलता तो हुईज डेटाबेस से कि ये कहाँ पे कौन से सर्वर पे होस्टेड है, वहाँ से ईमेल मिल जाती है। तो वहाँ पे भी आपको मेल करना है कि हमने FIR की है इस चीज़ को लेके, या कंप्लेन की है हमने, और आप इसको रिमूव करिए क्योंकि ये नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। ऐसे करके तो ये काफ़ी काम किया है, मतलब हमने देखा है काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी रिलीफ मिला है, लोगों को काफ़ी रिमूवल हुए हैं 1-2 दिन में मल्टीपल साइट से। यानी कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अगर किसी पे कोई शिकार हो गया है ऐसे किसी डिजिटल फ्रॉड का, या कहीं उसकी कोई फ़ोटो मॉफ हो चुकी है, तो उसकी हेल्प की जा सके इस तरीके से। तो ये सारी टूल्स है जो आप हमें डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए देंगे भी। तो अगर आप किसी भी आपके जानने वाले का या बाकी किसी का भी हो ऐसा कोई फ़ोटो हो, तो उन टूल्स का इस्तेमाल करके आप भी वो जो फ़ोटो है उसको हटा सकते हैं। क्या इसका कोई टाइम फ्रेम भी रहता है? टाइम फ्रेम नहीं है, आपको जब भी पता चला आप ये चीज़ कर सकते हो। आप वहाँ रिपोर्ट कर सकते हो, आप DMCA नोटिस रिपोर्ट कर सकते हो, जो कि आप जो भी साइट्स पे हैं वहाँ पे मेल होगा, वहाँ पे कर सकते हो। तो जितने भी ऐसे साइट्स हैं वो मैं शेयर करूँगा, तो आप ताकि आप जो भी व्यूअर्स हैं उस पर रीच कर पाएँ और उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो वहाँ पे वो अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो ये है कि जब कोई अरेस्ट होता है तो पुलिस उसका फ़ोन मांगती है कि आप फ़ोन दे दीजिए। किसी अरेस्ट में ऐसा होता है कि फ़ोन चेक करना है, तो क्या ये लीगली कोई ऐसा प्रावधान है कि किसी का फ़ोन या लैपटॉप सर्च किया जा सकता है और उसके फ़ोन का कोई पासवर्ड लगा है तो पुलिस उससे मांग सकती है? किन परिस्थितियों में ये हो सकता है, और अगर कोई पकड़ा गया है और उससे मांगा जा रहा है, किन परिस्थितियों में वो ना दे तब भी वो लीगली पुलिस उसको छू नहीं सकती? देखिए, अगर आप जिसको भी ये पुलिस फ़ोन ले रही है या ले रही है, जैसे कि आप कोई साइबर क्राइम या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है, पुलिस का एविडेंस है या प्रूफ है, तब वो आपको टारगेट करे। ऐसे रैंडमली वो नहीं ले सकते कि आप हो, आपका फ़ोन ले लिया, आपके फ़ोन में कुछ कर दिया। देखिए, ऑन रिकॉर्ड और ऑन लॉ तो ये चीज़ तो नहीं है एप्लीकेबल, बट बहुत बार होता है कि आउट ऑफ बॉक्स इन्वेस्टिगेशन जाना पड़ता है, क्योंकि जो पर्सन है वो तो बताएगा नहीं खुद से कि, और आजकल टेक्निकल चीज़ें ही जुड़ती है, डिजिटल फुटप्रिंट से ही काफ़ी क्राइम एक्सपोज होता है। तो वो पुलिस के लिए भी एक आप चाहे वो मजबूरी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑन लॉ वाइज जाके कुछ चीज़ें होती नहीं है कभी कभी। ये जब इन्वेस्टिगेशन जो करता है, जो क्राइम सॉल्व करने बैठता है, क्योंकि आजकल जो क्रिमिनल होगा वो तो स्मार्ट है, वो बैठने से पहले ही सब वाइप आउट करके आएगा। क्यों FSL में फ़ोन दिया जाता है डेटा रिकवरी के लिए, क्यों चीज़ें होती है? इसलिए होती है कि ये सस्पेक्ट है। अगर वो सस्पेक्ट है, किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, तब वो चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर ऑफकोर्स जो पर्सन है उसके पास भी लॉ है। ऐसा कोई स्पेशल कानून नहीं है इस चीज़ को लेके, मुझे जितना नॉलेज है उस चीज़ को, इस चीज़ का, कि कोई स्पेशल प्रोविज़न है इस चीज़ को कि आपका फ़ोन डायरेक्ट कोई ऑफिसर ले सकता है, नहीं ले सकता ऐसा। हाँ, तो जिसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारा फ़ोन लिया है या हम ऐसा, अगर आपका कोई डेटा नहीं ले सकते पुलिस, सबसे पहली चीज़ है ना, कोई आपका कोई
पेन ड्राइव या OTG कनेक्ट करके जहाँ से डेटा थेफ्ट हो सकता है, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो पर्सन किसी क्राइम में इन्वॉल्व ना हो। तो शुभम जी, बातें तो बहुत हो गई, तो मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकल ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो फ़ोन हैक होता है वो किस तरह से हैक होता है, एक बार अगर आप हमारे व्यूअर्स को भी करके दिखाएं तो थोड़ा सा एक आइडिया लगता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो किस तरह से अचानक से किसी के भी फ़ोन का डेटा चोरी कर लेते हैं। तो उसका क्या तरीका होता है, एक बार आप मेरे को दिखाइएगा। हाँ, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि एक लिंक भेजने से और लिंक ओपन करने से क्या क्या डिटेल्स फेच हो सकती है। तो ये लिंक आप मुझे भेजेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा और फिर उसके बाद आपके क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएंगे वो हम देख। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो ये मेरा फ़ोन है। अभी शुभम जी कह रहे हैं कि मेरे को अभी एक लिंक भेजेंगे जिस पे क्लिक करते ही मेरा फ़ोन जो है वो हैक हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करते हैं कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल होता है या नहीं होता है। तो अभी मैंने व्हाट्सएप खोला है, ये मेरे पास एक लिंक भेजा है शुभम ने यूट्यूब का। ठीक है, तो ये यूट्यूब लिंक मैं अभी एक्सेस करने जा रहा हूँ, देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक वेबसाइट है और वो मेरे को कह रहा है लाइक टू एक्सेस द कैमरा। चलिए, ये एक एडवांस फीचर है क्योंकि मैं एक iOS यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे को पूछा गया है। लेकिन हालांकि अगर ये नहीं होता तो अगर मान लीजिए मैं अलाउ करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मेरे को दोबारा पूछा गया है और लाइक टू यूज़ योर करंट लोकेशन, मैं अलाउ कर रहा हूँ। तो ये मुझे YouTube की तरफ ले गया लिंक। हालांकि इस पे खुला कुछ नहीं है, नॉर्मल वीडियोस चल रहे हैं YouTube के। और अभी मेरे फ़ोन पर से सब चीज़ें हट गई हैं एक तरीके से, मतलब नॉर्मल फ़ोन की तरह फ़ोन फंक्शन हो रहा है, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपके पास मेरा डेटा आ गया? जी, अब मेरे पास आपका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आ चुका है सामने। अगर कैमरा पे देखा आप, जैसे कि आप वहाँ बैठे थे तो आपका जो फ़ोटो है, तो ये मेरा अभी का फ़ोटो है जो कह सकते हैं कि आपके पास आ गया। जी हाँ, फ़ोन में जो मेरे पास आया, आपको पता नहीं चला कि जी कि क्लिक हुआ, फ़ोटो खींची गई है। सेम ऐसे ही आपका जो लोकेशन है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मेरे पास आ गया है, कि जो लोकेशन डिटेल्स होती हैं वो आ गया है जी। तो यानी कि मेरी लोकेशन, मैं कहाँ पे हूँ, और जैसे ही मैंने लिंक को क्लिक किया मेरी फ़ोटो भी आपके फ़ोन पे आ गई है। जी, आपका ब्राउज़र डिटेल्स, आपका IP एड्रेस और आपके जो फ़ोटोज़ हैं करंट वो, और एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे कि आप अभी हम इस लिंक पे जाएंगे तो आपका जो ये लैट लॉन्ग है इस लोकेशन का जी, वो वहीं पे ले जाएगा और वहीं का दिखाएगा। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारा उसी लोकेशन का आ जाएगा। यानी कि हैकर्स को ये तक पता होगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे हैं आप। जीता जागता सबूत है कि किस तरह से लोगों का फ़ोन हैक होता है। उनको एक लिंक जाता है व्हाट्सएप पे और वो क्लिक करते हैं। हालांकि मेरे पास एक iOS था तो मेरे से 2 बार पूछा गया कि लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो का एक्सेस देना है या नहीं देना है, आपको माइक्रोफोन का एक्सेस देना है या लोकेशन का एक्सेस देना है या नहीं देना। तो ये चीज़ें iOS में पूछी गई। हालांकि कई फ़ोन्स ऐसे भी होंगे जिस पे क्लिक करते कुछ नहीं पूछा जाता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम जो ये लिंक जनरेट कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब है, वैसे कुछ ऐसे भी लिंक जनरेट किया जा सकता है जिसमें कि आपको खुद से एलो आप दे दोगे। जैसे आपको मेल आया है और हमने वो लिंक कर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, या हमने कुछ ऐसा एप्लीकेशन किया है कि जो डे टू डे यूज़ करते हो आप, तो उस तरीके से अगर किसी विक्टिम को टारगेट किया जा रहा है तो वो ईजिली खुद ही अलाउ कर देता है। फिर वो चाहे कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहा हो तो उसके डेटा कहीं ना कहीं डेटा प्राइवेसी का मामला आ जाता है। यानी कि जो लिंक आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा वही लिंक आप मुझे प्रॉपर एक इनकम टैक्स की ईमेल बनाकर उसमें लगा देते तो मैं उसको क्लिक भी करता और अलाउ भी कर देता। तो ये इस तरह से जो है फ्रॉड होता है। इस तरह से लोगों का जो फ़ोन है उसको हैक किया जाता है। उनकी लोकेशन से लेकर उनकी करंट फ़ोटो क्लिक करते ही उनका चेहरा, जो फ़ोन के सामने जो भी चेहरा होगा उसकी फ़ोटो हैकर के पास पहुंच जाती है, जिससे वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपके साथ डिजिटल फ्रॉड कर सकता है। तो आज हमने साइबर क्राइम से जुड़ी हुई इस पूरी
बातचीत में समझा कि किस तरीके के क्राइम्स हो सकते हैं, किस तरीके से उन क्राइम से बचा जा सकता है, अवेयरनेस किस तरह से फैलाई जाती है इन चीज़ों को लेकर, और प्लस मेटा और बाकी गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स किस तरह की एक तरह से एप्लीकेशंस रन कर रहा है, जिसके ज़रिए अगर किसी की फ़ोटो, मॉफ्ड फ़ोटो किसी फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल पर गई है तो उसको आप किस तरीके से कॉल बैक कर सकते हैं, यानी कि हटवा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी जानकारियां आज शुभम से हमको मिली। शुभम ने हमको बताया कि किस तरीके से ये सब होता है। बहुत शुक्रिया शुभम, हमें वक्त देने के लिए। ऐसे ही आप हमसे मिलते रहिएगा, और आने वाले वक्त में क्योंकि ये चीज़ें और बढ़ने वाली हैं तो हमें लगता है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स और एथिकल हैकर्स की सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा ये पूरा एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर गाँव। शुक्रिया।